सू यंगजू मर चुकी थी। उसके जैविक पिता और सौतेली बहन ने उसके भाईचारे को नष्ट कर दिया और वह एक भटकती आत्मा बन गई। वह असहाय होकर देखती रही कि कैसे उसकी लाश जंगल में पड़ी है और जंगली जानवर उसे खा रहे हैं। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। कोई नहीं जानता था कि कितने दिन और रात बीत गए थे। बैंगनी रंग का लबादा पहने एक आदमी दिखाई दिया। उसने जमीन पर पड़ी लाशों पर नजर डाली। उसके अहंकारी लहजे में निर्दयोपहास था। सू यंगक्सू, तुम मार्क्विस की बेटी हो, फिर भी तुम्हारी मौत इतनी बुरी तरह हुई। वह हवा में तैरती रही और देखती रही कि वह आदमी एक एक करके उसके सिर और अंगों को उठा रहा है और उन्हें जोड़ रहा है। फिर उसने सावधानीपूर्वक उसे शादी का जोड़ा और एक फीनिक्स का मुकुट पहनाया। उसकी आवाज़ में नरमी आ गई और उसमें थोड़ी खटास भी आ गई। इस तरह से यह बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बेहतर लग रहा है। सू यंगक्सू ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह अविश्वसनीय था। संदेह की एक लहर उसके सीने से बाहर निकलने वाली थी, क्योंकि वह उससे पूछने के लिए चिल्ला रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। सू यंगक्सू, अब से तुम मेरी राजकुमारी हो। उस आदमी की गहरी और कर्कश आवाज़ में वर्षों का गहरा स्नेह मिला हुआ था। क्या वह उससे शादी करने यहाँ आया था? सू यंगक्सू का दिल कांप उठा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी छवि बहुत खराब थी और कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। कोई उससे इतना प्यार क्यों करेगा कि वह उसकी लाश से शादी करने को तैयार हो जाए? मैं तुम्हें घर ले आऊँगा। आदमी ने उसकी लाश उठाई। वह स्पष्ट रूप से टूटी हुई और बदबूदार थी, लेकिन वह सावधान था और उसे एक खजाने की तरह संभाल रहा था। सू यंगक्सू वास्तव में उसके लिए कुछ आंसू बहाना चाहती थी। उसने उस आदमी के करीब जाने की पूरी कोशिश की। वह उसका चेहरा साफ साफ देखना चाहती थी, लेकिन उसकी दृष्टि बहुत धुंधली थी। वह उसकी भौहें भी साफ साफ नहीं देख पा रही थी। दर्द हुआ। सू यंगक्सू के उलझे हुए दिमाग पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चोट पहुंचाई हो, और यह इतना दर्दनाक था कि उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। नहीं, क्या वह पहले ही मर चुकी थी? आंसू कहाँ से आए? मास्टर, मारना बंद करो। मिस ने ये जानबूझकर नहीं किया। कर्कश आवाज के साथ एक परिचित व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। सू यंगक्सू ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि नौकरानी झीलन, जो कई साल पहले मर चुकी थी, उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने आप को एक जोरदार थप्पड़ मारा। क्या वे पाताल लोक में पुनः मिले? मिस, क्या आप ठीक हैं? अगर आपने मिस योरू को पानी में नहीं धकेला है, तो आपको जल्दी से मास्टर को ये बात समझा देनी चाहिए ताकि आप पीड़ा से बच सकें। जीलान की आंखें चिंता से भरी हुई थीं। भले ही उसे कुछ बार मारा गया हो, उसे सू यंगक्सू की रक्षा करनी थी। सू योरू को पानी में धकेलना, पिटाई करना और जिलान। सू यंगक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका पुनर्जन्म हुआ था। बेटी, तुम अभी भी अपनी गलती मानने से इनकार करती हो। सू डिंगहिंग दहाड़ा और अपनी छड़ी से फिर से वार किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सू यंगक्सू अचानक खड़ी हो गई और उसने उस छड़ को पकड़ लिया जो नीचे झूलने वाली थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसका सचमुच पुनर्जन्म हुआ था। 5 साल पहले जब सू योरू जानबूझकर पानी में गिर गई थी, तो सभी को लगा कि उसने ही उसे धक्का दिया था। उसके पिता सू डिंगहेंग ने उसे बहुत पीटा था। उसकी त्वचा छिल गई थी और उसकी चोट गंभीर थी। उसे बचाने के लिए जीलन भी चोटों से लथपथ थी। सू डिंगहिंग पक्षपाती था और उसने सू योरू को उसके शरीर को पोषण देने के लिए सम्राट द्वारा पुरस्कृत 1000 साल पुराना जिनसेंग दिया था। जब उसके दादा वापस दरबार में आए और उन्हें इस बारे में पता चला, तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक बड़ा मुंह खून थूक दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह मूर्ख थी। वह सू योरू की चाल में फंस गई थी। सू यंगक्सू ने अपने दांत पीस लिए। अपने पिछले जीवन में उसे सू योरू ने बहला फुसलाकर बहकाया था, जब तक कि वह उलझन में नहीं पड़ गई। उसने केवल उसकी बातें सुनी थीं और बुरी तरह मर गई थी। उसने अपने आसपास के सभी लोगों को नुकसान भी पहुंचाया था। वह पछतावे और अनिच्छा से भरी हुई थी। सू यंगक्सू की आंखें थोड़ी देर के लिए लाल हो गईं। जब उसने सू डिंगहेंग को देखने के लिए अपना सिर उठाया, तो उसकी नज़र चाकू की तरह तेज थी। मैंने सू योरू को धक्का नहीं दिया। उसने मुझे जानबूझकर खींचा और खुद ही गिर गई। बकवास। तुम्हारी बहन बहुत कोमल और दयालु है। वह तुम्हें क्यों खींचेगी? सू यंगक्सू, तुम सच में बहुत क्रूर हो। अगर तुमने अपनी बहन को पहले परेशान किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब उसे बहुत तेज बुखार है, तो तुम उसे बदनाम करना चाहते हो। सू डिंगहिंग इतना उत्तेजित था कि वह सू यंगक्सू को मारना जारी रखना चाहता था। सू योरू बिखरे बालों के साथ बाहर आए और सू यंगक्सू का रास्ता रोक लिया। उसका छोटा चेहरा पीला पड़ गया था। पिताजी, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मारो। बहन का यह मतलब नहीं था। मैं दृढ़ नहीं रही। योरो, तुम अभी भी जल रहे हो, वापस जाओ और लेट जाओ। सू डिंगहिंग ने जल्दी से अपनी छड़ी फेंक दी और एक लबादा लेकर सू योरू को उसे पहनाने में मदद की। उसे इतना दयनीय देखकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को तबाह कर दिया हो। सू यंगक्सू ने पाखंडी सू योरू को देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए।
उसने उसे खींच लिया और झील में धकेल दिया। योरू, सू डिंगहिंग ने चिल्लाकर कहा। वह पानी में कूद गया और उसे बचा लिया। फिर वह पलटा और सू यंगक्सू के पास गया, अपनी हथेली हवा में ऊपर उठाए। तुम बेवफा बेटी, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो कि मेरे सामने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाओ। सू यंगक्सू ने चकमा दिया और उसे खुद को छूने नहीं दिया। इसके बजाय उसने भावहीनता से कहा, क्या उसने नहीं कहा कि मैंने उसे धक्का दिया? चूंकि मेरे साथ गलत हुआ है तो क्यों ना मैं सच बोलूं। वह बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास करती रही थी और उसका व्यक्तित्व बहुत मजबूत था। बाहरी लोगों की नज़र में वह हमेशा मजबूत थी और सू योरू कमज़ोर। हर बार जब सू योरू बीमार होती थी या उसे कुछ होता था तो ये सब उसकी करतूतों की वजह से होता था। जब सू डिंगहिंग ने सू योरू को क्रोधित होते देखा तो उसने उसे डांटना और मारना शुरू कर दिया। अतीत में वह खुद को हीन महसूस करती थी क्योंकि उसके पिता को उसकी पृष्ठभूमि पर संदेह था। उसका विश्वास और प्यार पाने के लिए वह सू योरू की चापलूसी करती थी और कई बार उसे फंसाया गया और अपमानित किया गया। अब वह सू योरू को उन सभी चीज़ों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगी जिनके लिए उसने उसे बदनाम किया था। जब झीलन ने वीर सू यंगक्सू को देखा जो अब विनम्र और भीख मांगने वाली नहीं थी तो उसका दिल अतुलनीय रूप से सदमे में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मिस किसी और व्यक्ति में बदल गई हो। बहन, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मेरी जान बख्श दो। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपकी सावधानीपूर्वक सेवा करूंगा। सू योरू को नौकरानियों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू की 2 लकीरें थीं जैसे कि सू यंगक्सू ने उसके साथ कुछ अक्षम्य किया हो। हालांकि वह पहले से ही अपने दिल में अपने दांत पीस रही थी। सू यंगक्सू, जो आमतौर पर उसकी हर बात सुनती थी और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करती थी, भले ही उसके साथ गलत हो, आज उसके साथ क्या गलत था? उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता के सामने उसे पानी में धकेलने की? ये सोचकर वह क्रोधित हो गई। वह सू डिंगहिंग के सामने और भी कमज़ोर होकर रोई, पिताजी, बहन को गलत तरीके से दोष न दें। वह भी चाहती है कि आप उससे ज़्यादा मिलें और उसके साथ रहें। आप दोनों के बीच पिता बेटी के रिश्ते में बाधा डालने के लिए यह मेरी गलती है। बहन के शांत होने से पहले मैं आपसे नहीं मिलूंगी। योरो, तुम क्या बकवास कर रही हो? डैडी का दिल तुम्हारे लिए दुखता है। सू डिंगहिंग ने सू योरो का हाथ पकड़ा और सू यंगक्सू पर चिल्लाया, जल्दी करो और अपनी बहन से माफ़ी मांगो। तुम 2 घंटे तक झील में भीगती रहोगी। समय पूरा होने से पहले तुम्हें ऊपर आने की अनुमति नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। सू यंगक्सू ने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था। हालांकि उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही और कभी भी सू डिंगहिंग के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बर्फीले दिन पर आधे दिन तक घुटने टेकने की सज़ा मिलने पर भी वह हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस समय सू यंगक्सू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पिताजी, आप सही और गलत में अंतर नहीं कर सकते और आप नहीं जानते कि कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न। आप मुझे, वैद्य सबसे बड़ी बेटी को, एक नाजायज़ बच्चे के लिए सज़ा दे रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी ने आपको एक महत्वपूर्ण पद पर रखने से मना कर दिया। तुमने क्या कहा? सू डिंगहिंग इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा हरा हो गया। न केवल उसकी बेटी, जो हमेशा उसके प्रति आज्ञाकारी रही थी, ने उसकी अवज्ञा की, बल्कि उसने इस तथ्य को भी उजागर किया कि उसके पिता उसे इतने सारे लोगों के सामने पसंद नहीं करते थे। यह उसे जोरदार थप्पड़ मारने से अलग नहीं था। उसने अपनी छड़ी उठाई और सू यंगक्सू को फिर से पीटा। सू यंगक्सू सीधी खड़ी हो गई। पिताजी, क्या आपकी सुनने की शक्ति कमज़ोर है? अगर आप नाजायज़ बेटी की वजह से मुझे फिर से मारेंगे तो अगर बात बाहर चली गई तो बाहर वाले मुझसे 100 गुना ज़्यादा बुरी बातें कहेंगे। सू डिंगहिंग का हाथ जो छड़ी पकड़ रहा था कांप उठा। सू यंगक्सू ने पलटकर सू योरू की नज़रों से नज़रें मिलाईं। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक नेक और ठंडा स्वभाव था। सू योरू, याद रखना, अगर तुमने मुझ पर फिर से तुम्हें पानी में धकेलने का आरोप लगाया तो मैं तुम्हें वहीं डूब जाने दूंगा। सू योरू की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसका चेहरा और भी दुखी हो गया। क्या बकवास कर रहे हो, बदमाश? योरू तुम्हारी बहन है। सू डिंगहिंग का दिल दुख रहा था जब वह सू योरू के सामने खड़ा था। सू यंगक्सू को देखते हुए उसकी आंखें घृणा और क्रोध से भरी हुई थीं। सू यंगक्सू के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसने सू योरू को पकड़कर झील में फेंक दिया। घबराहट में हर कोई सू योरू को बचाने में व्यस्त था। जब तक वह चली नहीं गई तब तक सभी के मन में खतरे की घंटियां नहीं बजीं। सबसे बड़ी मिस पहले से अलग थी। सू यंगक्सू ज़िलान को वापस आंगन में ले आए। ज़िलान ने अपने दांत पीसते हुए अपने कमज़ोर शरीर को सहारा दिया। मिस, अपने कमरे में वापस जाकर लेट जाओ। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाऊंगी। सू यंगक्सू ने उसका हाथ सहलाया। अच्छी लड़की, वापस जाओ और मेरा इंतज़ार करो। मैं खुद दवा लेने जाऊंगी।
उनकी माँ राजकुमारी शूली महान चेंग राजवंश की नंबर 1 महिला चिकित्सक थीं। हालांकि वह जन्म देने के बाद ही मर गईं, लेकिन उन्हें अपनी माँ की प्रतिभा विरासत में मिली और उन्हें छोटी उम्र से ही दवा का ज्ञान था। वह उन डॉक्टरों की तुलना में तेजी से सीख सकती थी जिन्होंने कई सालों तक मेडिकल किताबें पलटकर पढ़ाई की थी। बाहरी चोटों के इलाज के लिए दवा लिखना उनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन इस बार वह न केवल साधारण दवा लेने जा रही थी, बल्कि वह 1000 साल पुरानी जिनसेंग भी लेने जा रही थी जिसे उसके दादा ने संजो कर रखा था। उसके दादा ने फार्मेसी में एक गुप्त डिब्बे में जिनसेंग को संग्रहित किया था। शुरू में उन्होंने केवल उसे इसके बारे में बताया था। हालांकि अपने पिछले जीवन में अपने पिता को खुश करने के लिए उसने इस जानकारी का इस्तेमाल उनके साथ पक्षपात करने के लिए किया था। नतीजतन सुयोरू लापरवाही से पानी में गिर गई और अपने पिता के माध्यम से यह 1000 साल पुराना जिनसेंग ले गई। इस बार वह पहले हमला करके बढ़त हासिल करना चाहती थी। वह उन्हें अपना फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहती थी। हालांकि जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और वह एक अपरिचित जगह में प्रवेश कर गई। हरी घास कालीन की तरह बिछी हुई थी, हवा में दवा की खुशबू फैल रही थी। थोड़ी ही दूर पर झरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें मेडिसिन किंग वैली की सारी दूंगा, मुझे मत खाओ बहू। आप कौन हैं? उसके दिमाग में एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगी और शोर से सू यंगक्सू का सिर दुखने लगा। मैं एक आत्मा जिनसेंग हूँ जो हजारों सालों से जीवित है। एक इंसान ने गलती से मुझे तोड़ लिया, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। जब तक तुम मुझे नहीं खाओगे, मेडिसिन किंग वैली में सब कुछ तुम्हारा है। छोटे जिनसेंग की आवाज़ 3 साल के बच्चे जैसी थी, जिससे दिल दुखता था। सू यंगक्सू ने अपने सामने की हर चीज़ को अजीब नज़रों से देखा। यह ऐसा दृश्य नहीं था जो उसने पहले कभी देखा था। हर्बल फील्ड में उगाई गई दुर्लभ जड़ी बूटियां 100 सालों में भी मिलना मुश्किल थीं। जब उसने हर्बल क्षेत्र में रक्त का थक्का जमाने वाली घास देखी तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वास्तव में यहाँ बहुत कुछ है। पिछले जन्म में जब उसे पीटा गया था तो उसके बड़े भाई सुहाओ ने उसे खून का थक्का जमाने वाली घास का एक डंठल दिया था। जब उसे यह मिला तो उसने सोचा कि वह कंजूस है और उसने उसे केवल एक ही दिया। बाद में उसे पता चला कि खून का थक्का जमाने वाली घास घावों को जल्दी ठीक कर सकती है और मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत कर सकती है। यह अत्यंत दुर्लभ था। बाजार में एक डंठल की कीमत हजारों टैल चांदी के बराबर थी। घास का वह डंठल जो उसे अपने बड़े भाई से मिला था, उसे सैन्य शिविर से प्राप्त हुआ था जब उसे गंभीर बाहरी चोटें लगी थीं। सैन्य शिविर ने उसे यह घास इसलिए आवंटित की थी ताकि वह भविष्य में ठीक होने के बाद सैन्य प्रतियोगिता में भाग ले सके। हालांकि वह इसका उपयोग नहीं कर सका और उसे दे दिया और उसने गुस्से में इसे फेंक दिया। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि वह कितनी मूर्ख है। उसने देखना जारी रखा और पाया कि क्रोकस और सार्कोफेगस जैसी अन्य कीमती औषधीय जड़ी बूटियां भी हर जगह मौजूद थीं। ये डॉक्टरों के लिए एक स्वर्ग था। सभी प्रकार के जानवरों के सींग और आत्मा जड़ी बूटियां फार्मेसी में हैं। लिटिल जिनसेंग की आवाज़ ने सू यंगक्सू को आगे बढ़ाया। घाटी में एक शानदार फार्मेसी थी। दुर्लभ जड़ी बूटियां और उपकरण सभी उपलब्ध थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ के पानी में औषधीय कीवी थी। सू यंगक्सू ने पत्तियों से उसकी कुछ बूंदें पी लीं। न केवल उसने अपनी प्यास बुझाई, बल्कि उसे ये भी महसूस हुआ कि उसका रक्त संचार ठीक से हो रहा है। सू डिंगहिंग की मार से होने वाला दर्द तुरंत गायब हो गया। जिनसेंग, क्या यह आपका क्षेत्र है? ओह, तुम ऐसा कह सकते हो। चलो एक सौदा करते हैं। जब तक तुम मुझे नहीं पकाओगे, ये जगह तुम्हारी रहेगी। छोटा जिनसेंग बहुत उदार था। हालांकि वह केवल उसकी आवाज़ सुन सकती थी, लेकिन सू यंगक्सू को लगा कि यह एक अच्छा सौदा था। वह पलक झपकाते हुए तुरंत फार्मेसी में वापस आ गई। डिब्बा खाली था, लेकिन छोटे जिनसेंग की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती रही। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शरीर में एक बार घुसने के बाद भाग नहीं सकता। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कभी भी बुलाओ। मैं पहले सोने जा रहा हूँ। सू यंगक्सू ने राहत की लंबी सांस ली। उसे आश्चर्य हुआ कि सुयोरू अपने पिछले जन्म में जिनसेंग खाने के बाद एक ईश्वरीय डॉक्टर क्यों बन गई थी। हर कोई उसे चाहता था और वह और अधिक शक्तिशाली होती गई। तो यह ऐसा था, इस जीवन में वह इस अवसर को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ना चाहती थी। उसने मेडिसिन किंग वैली से ब्लड क्लॉटिंग ग्रास के कुछ डंठल उठाए और उससे ब्लड क्लॉटिंग क्रीम बनाई। उसने इसे अपने घाव पर लगाया और इसका असर तुरंत दिखने लगा। उसने जीलिन को बुलाया और उसके घाव पर इसे लगाया। जीलिन को लगा कि उसके शरीर पर लगा घाव अचानक उतना दर्दनाक नहीं रहा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। मिस, क्या आपने ये दवा खुद बनाई है? क्या जड़ी बूटियां बहुत महंगी थीं? मुझ पर इसका इस्तेमाल न करें। इसे बचा कर रखें और भविष्य में इसका इस्तेमाल करें। उसका दिल मरहम के लिए तड़प रहा था। वह अपने शरीर से थोड़ा सा मरहम खुर्च कर बोतल में वापस डालना चाहती थी।
हालांकि सू यंगक्सू मार्क्वेस परिवार की पहली बेटी थी, लेकिन वह आमतौर पर बहुत गरीब थी। उसके कपड़े और सामान, जब तक वे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफ़ी महंगे थे, सू योरू ने सब छीन लिए। वह, जो हमेशा अपने पिता से सम्मान पाने के लिए सू योरू पर निर्भर थी, कभी परवाह नहीं करती थी। इसके अलावा सू योरू अक्सर उसे फंसाती थी और उसे ओल्ड मास्टर द्वारा पीटा जाता था। उसे नहीं पता था कि भविष्य में ये दवाइयाँ पर्याप्त होंगी या नहीं। जीलन के शब्दों ने सू यंगक्सू को और भी मूर्खता का एहसास कराया। उसने दवा की पूरी बोतल जीलन को दे दी और शांत स्वर में कहा, ये बोतल अपने पास रख लो। भविष्य में हमारे पास दवा की कमी नहीं होगी। मिस, आप। जीलान उत्साहित और उत्तेजित थी। सू यंगक्सू की आज की हरकतें उसके पिछले स्वभाव से बिल्कुल अलग थीं। हालांकि उसे इस बात की भी चिंता थी कि कहीं सू योरू उसे फिर से धोखा देने न आ जाए और वह उसके जाल में न फंस जाए। सू यंगक्सू समझ गई कि यह लड़की उसके बारे में चिंतित थी, लेकिन उसे बहुत कुछ बताना उसके लिए असुविधाजनक था। उसने उससे एक महत्वपूर्ण बात पूछी, बड़े भाई की चोट कैसी है? क्या आंगन से कोई खबर आई है? जीलन की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सबसे बड़े युवा मास्टर बूढ़े मास्टर और दूसरी मिस से सावधान हैं। आंगन में लोग हमेशा चुप रहते हैं, लेकिन कल जब मैंने शुयान को देखा, जो सबसे बड़े युवा मास्टर का पीछा करते हुए सैन्य डॉक्टर को बाहर भेज रहा था, तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मुझे लगता है कि सबसे बड़े युवा मास्टर की चोटें हल्की नहीं हैं। इस बारे में बात करते हुए सुहाओ की चोट भी सू यंगक्सू से संबंधित थी। मूल रूप से सुहाओ की प्रतियोगिता थोड़ी देर में आयोजित की जाएगी और जनरल जियाओ वेई का पद निश्चित रूप से उसका होगा। हालांकि वह सू योरू द्वारा धोखा दिया गया था और उसने सुहाओ को सूप का एक कटोरा दिया था जो सू योरू ने तैयार किया था। सू योरू ने कहा कि यह जिनसेंग टॉनिक था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें जहर होगा। सुहाओ एक सतर्क व्यक्ति था। वह कभी भी अपने पिता और सू योरू द्वारा दी गई कोई भी चीज़ नहीं खाता था, लेकिन वह अपनी बहन के प्रति सतर्क नहीं था। हालांकि ये सूप का कटोरा था जो उसने दिया था, जिसने लगभग सुहाओ की जान ले ली थी। सू यंगक्सू का दिल बस यही सोचकर दुखता है। सुहाओ उसी माँ का सगा भाई था और बचपन से ही उससे बहुत प्यार करता था। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि सू योरू को उसे नुकसान पहुंचाने दे, सिर्फ उस दयनीय और असंभव पितृ प्रेम और बहनचारे के लिए। यह हास्यास्पद था। बैंग बैंग, दरवाजे पर दस्तक हुई और सू यंगक्सू ने जल्दी से अपने भावों पर नियंत्रण कर लिया। जीलन ने दरवाज़ा खोला तो उसे शुयान मिली। वह कहने ही वाली थी कि मिस सबसे बड़े युवा मास्टर की चोटों के बारे में चिंतित थी, तभी शुयान ने उसे घास का एक पत्ता फेंका और ठंडे स्वर में कहा, सबसे बड़े युवा मास्टर ने इसे उस बेवकूफ़ को अपनी बाहरी चोटों का इलाज करने के लिए दिया था। ये सू यंगक्सू का घर था। जीलन के अलावा वहाँ सिर्फ सू यंगक्सू ही थी। जीलन ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। तुम किसे बेवकूफ़ कह रहे हो? बताओ मूर्ख कौन है? आप। जीलन इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह सू यंगक्सू और सुहाओ के बीच के रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह पलटी और मुस्कुराए। मिस, जल्दी से देखो कि यह क्या है। सबसे बड़े युवा मास्टर ने शुयान को इसे आपकी चोटों का इलाज करने के लिए भेजने के लिए कहा था। यह अच्छी औषधीय जड़ी बूटियां होनी चाहिए। सू यंगक्सू ने रक्त का थक्का बनाने वाली घास को चुटकी में दबाया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अपने पिछले जीवन में, क्योंकि उसके बड़े भाई ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए रक्त का थक्का बनाने वाली घास का उपयोग नहीं किया था, उसे मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में सू जिनिक्सुआन द्वारा गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाया गया था। उसकी कई पसलियां टूट गईं और यहां तक कि उसे जनरल जियाओ वेई का पद भी खोना पड़ा। उसने हमेशा उसे सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन उसने हमेशा उसे चोट पहुंचाई और उसे निराश किया। सू यंगक्सू ने अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और आंखें बंद करके मेडिसिन किंग घाटी में प्रवेश किया। उसने रक्त का थक्का जमाने वाली घास के कुछ डंठल तोड़े और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलाकर 2 बोतलें बनाईं ताकि वे सुहाओ को भेज सकें। सुहाओ का आंगन उसके दादा के आंगन के करीब था। वहां एक सोने की परत चढ़ी पट्टिका थी जिस पर सम्राट द्वारा लिंग जियाओ गार्डन लिखा हुआ था। एक युवा और प्रसिद्ध जनरल को वीर होना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से वह यहाँ स्वस्थ होकर लेटा था। सू यंगक्सुए को पहले ही अपने दिल में लाखों बार अपराध बोध महसूस हो चुका था। उसने दवा ली और आंगन में प्रवेश किया। आंगन की रखवाली कर रहे नौकरों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। यहाँ तक कि कुछ लोग उससे बचने के लिए लाठी पकड़े हुए थे। उन्हें डर था कि वह फिर से सुहाओ को नुकसान पहुंचाएगी। सू यंगक्सुए ने उनकी हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया और सुहाओ के बेडरूम की ओर चली गई। शुयान को खबर मिल चुकी थी और उसने सुहाओ का रास्ता रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर अपनी तलवार उठा ली थी। जब उसने सू यंगक्सू को देखा तो शुयान का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें घृणा से भर गईं। सबसे बड़े युवा मास्टर सो रहे हैं। वह यहाँ नहीं हैं। चले जाओ। सू यंगक्सू ने अपना सिर नीचे कर लिया। शुयान उससे सिर्फ इसलिए नाराज था क्योंकि वह उसके भाई के प्रति वफादार था। उसके स्वर में अपराधबोध भरा हुआ था।
मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई से मिलने आई हूँ। कृपया जाकर मेरे भाई से पूछ लें कि क्या वह मुझसे मिलने के लिए तैयार है। शू यान ने ठंडी सांस ली। वह आमतौर पर सू यंगक्सू से सबसे ज्यादा नफरत करता था। सू हाओ की बहन होने के नाते वह बचपन से ही बुद्धिहीन थी। जब तक सू हाओ उसकी देखभाल नहीं करती तब तक वह सू योरू द्वारा भड़काई जाती। हालांकि सू हाओ के बड़े होने के बाद उसके पास करने के लिए और भी काम थे। उसे साहित्य सीखना था, मार्शल आर्ट का अभ्यास करना था और युद्ध के मैदान में लड़ना था। वह हर समय उसकी देखभाल कैसे कर सकता था। सू हाओ कुछ सालों से वापस नहीं आया था और सू यंगक्सू को सू योरू ने गुलाम बना लिया था। वह आंगन में सब कुछ सुनती थी। न केवल वह सू हाओ के करीब नहीं गई बल्कि उसने सू योरू और उसके भाई को कई बार उसे नुकसान पहुंचाने में मदद की। शू यान सू यंगक्सू के दिमाग को खोलना चाहता था और देखना चाहता था कि अंदर किस रंग का पेस्ट है। इस समय भले ही सू यंगक्सू ने कहा कि वह सू हाओ को देखने के लिए यहाँ आई थी, शू यान को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आंखें घुमाईं। हमारे सबसे बड़े युवा मास्टर आपकी दयालुता स्वीकार नहीं कर सकते। कौन जानता है कि आप फिर से उनके लिए किस तरह का जहर ला रहे हैं। सू यंगक्सू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीमी आवाज में कहा, मैं अपने भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर उसे जरा भी चोट पहुंचती है तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चौंकाने वाला था। शू यान को बहुत धक्का लगा। सू यंगक्सू हमेशा घमंडी और निरंकुश थी। अब वह किस तरह की चाल चल रही थी। अभी वह सोच ही रहा था कि क्या करे, कमरे से एक कमजोर सी आवाज आई। शू यान, उसे अंदर आने दो। भाई, इस गर्म और मधुर आवाज ने सू यंगक्सुए की आंखों में आंसू ला दिए। उसने अधीरता से दरवाजा खोला। कमरा दवा और खून की गंध से भरा हुआ था। सू हाओ को बहुत बुरी तरह चोट लगी होगी और बहुत खून बह गया होगा। सू यंगक्सू जल्दी से बिस्तर की ओर भागी। सू हाओ ने बैठने की कोशिश की, लेकिन जब उसने सू यंगक्सू को देखा तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बहन, तुम यहाँ हो। भाई, सू यंगक्सू अपनी आंखों में आंसू लिए उसके पास आए। जिस क्षण उसने सू हाओ का हाथ पकड़ा उसे लगा कि उसका पुनर्जन्म कितना वास्तविक था। उसकी नज़र उसकी खूबसूरत भौहों, उसकी खूबसूरत आंखों और उसकी आंखों में प्यार से गुजरी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आपस में गुंथी हुई रोशनी की लड़ियां उसे घेर रही हों। सू यंगक्सू ने मरहम निकाला और उसकी आंखें माफी से भर गईं। भाई, तुम इतने गंभीर रूप से घायल हो, फिर भी तुमने मुझे रक्त का थक्का जमाने वाली घास दी। यह एक मरहम है जो मैंने रक्त का थक्का जमाने वाली घास से बनाया है। इसे ले लो और इसका इस्तेमाल करो। तुम्हारी चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारी चोटों का क्या हुआ? सू हाओ ने भौहें सिकुड़ीं और उसके सुंदर चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अगर मैंने इतनी देर से यह नहीं सुना होता तो मैं निश्चित रूप से पिता को तुम्हें फिर से मारने नहीं देता। ये रक्त का थक्का जमाने वाली घास बाहरी चोटों को ठीक करने में बहुत अच्छी है। बहन, तुम वापस जाकर खुद को ठीक कर सकती हो। मैं ठीक हूँ। सू हाओ का दिल दुखने लगा और वह दुखी हो गया। उसका खून तेजी से बढ़ने लगा और उसे तुरंत जोर से खांसी आने लगी। भाई, तुम गंभीर रूप से घायल हो और फिर भी तुम कहते हो कि सब ठीक है। मुझे चोट नहीं लगी है। इसके अलावा मैंने पहले ही दवा लगा ली है। देखो, सू यंगक्सू ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। उसकी गोरी और पतली बांह पर लगी चोट पहले ही लगभग गायब हो चुकी थी। रक्त का थक्का जमाने वाली घास का असर बहुत अच्छा था। सू हाओ ने उसकी बांह पकड़ ली, लेकिन उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। पिताजी सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। वह बहुत ज्यादा हैं। बड़े भाई, नाराज मत हो। जल्दी करो और दवा लगाओ। सू यंगक्सू उसे फिर से भड़काने से डर रही थी, इसलिए उसने जल्दी से उससे आग्रह किया। सू हाओ ने उसके हाथ में रखी दवा को देखा और फिर उसकी आंखों में देखा, लेकिन वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। शू यान ने तुरंत सू हाओ के हाथ से दवा छीन ली और सतर्क चेहरे से सू यंगक्सू को घूरा। बड़े युवा मास्टर, इसका इस्तेमाल मत करो। इस दवा में किसी तरह का जहर हो सकता है। क्या होगा अगर तुम्हारा घाव सड़ गया और तुम विकलांग हो गए? शू यान, चुप हो जाओ। सू हाओ ने उसे ठंडे चेहरे से डांटा। युवा मास्टर, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। क्या पिछले कुछ सालों में इस बहन ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है? अगर वह नहीं होती तो क्या आप इतने गंभीर रूप से घायल हो जाते? आप बहुत उदार हैं। महामहिम ने आपको जो रक्त का थक्का जमाने वाली घास दी थी, आपने उसे लापरवाही से उसे दे दिया। मुझे आश्चर्य है कि आपकी निर्दयी बहन ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए क्या मिलाया है। मैंने नहीं किया। सू यंगक्सू ने अपनी बांह पर मरहम लगाया और फिर सू हाओ की ओर देखने लगी। भाई, चिंता मत करो। अगर मैंने तुम्हें फिर से नशा दिया तो मैं बहुत बुरी मौत मरूंगी। ऐसा मत कहो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। सू हाओ ने उसे पर्दे के बाहर प्रतीक्षा करने को कहा और शू यान की मदद से दवा लगाए। जब सू यंगक्सू फिर से अंदर गई तो शू यान की आंखें बाहर निकलने को हो गईं। उसके शरीर का हर बाल असंतोष से चीख रहा था। सू यंगक्सू ने दिखावा किया कि उसने यह नहीं देखा और इसे दिल पर नहीं लिया।
उसने सू हाओ के बिस्तर के पास नई दवा की 2 बोतलें रख दीं। भाई, आप एक युवा जनरल हैं, इसलिए आपको ये दवाइयाँ अपने पास रखनी होंगी। अगर ये दवाइयाँ पर्याप्त नहीं हैं तो किसी को मुझे बताने के लिए भेजिए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप ठीक हो जाएं। बेशक, मुझे उम्मीद है कि आप कभी घायल नहीं होंगे। उसकी जीवंत आंखें रोशनी से भर गईं और सू हाओ का दिल असाधारण रूप से गर्म था। अधिकांश समय वह सू यंगक्सू द्वारा धोखा नहीं खाया गया था, न ही वह उसके इरादों को देख पाने में असमर्थ था। लेकिन जब तक वह उसे खुश देखता था, वह कुछ भी करने को तैयार था, भले ही इसके लिए उसे अपनी हड्डियां और त्वचा तोड़नी पड़े। वह अपनी बहन को हर समय सुरक्षित नहीं रख सकता था, इसलिए वह उसे खुश रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता था। सू यंगक्सू ने अब सू हाओ की सेहत में कोई खलल नहीं डाला। ये देखकर कि उसने दवाई लगा दी है और वापस चला गया है, शुयान उसके पीछे पीछे अपनी आंखें घुमाता रहा, दयालु होने का दिखावा करते हुए, लेकिन तुम एक बदकिस्मत हो। सू यंगक्सू ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खुली तलवार की तरह तेज थीं। शुयान ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। हालांकि ये केवल एक पल के लिए था जब सू यंगक्सू की आंखों में शांति लौट आई। उसने थोड़ा सिर झुकाया। अतीत में मैं जल्दबाजी में थी और मेरे भाई को चोट लग गई थी। ये समझ में आता है कि मेरे प्रति आपका रवैया बुरा था, लेकिन मैं, सू यंगक्सू, कसम खाती हूं कि मैं अब से अपने भाई की अच्छी तरह से रक्षा करूंगी और उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। शुयान की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या उसने गलत सुना? सू यंगक्सू ने कहा कि वह सबसे बड़े युवा मास्टर की रक्षा करना चाहती थी। क्या वह पागल थी? वह जल्दी से वापस भागा और सू हाओ से पूछा कि क्या वह कुछ सुन रहा है। हालांकि सू हाओ बिस्तर पर झुक गया और भौहें सिकोड़ लीं। इन 2 दवा की बोतलों में निश्चित रूप से 1 से ज्यादा रक्त का थक्का जमाने वाली जड़ी बूटियां हैं। इसके अलावा कई अन्य कीमती औषधीय जड़ी बूटियां भी हैं। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हालांकि सू यंगक्सू के पास कुछ चिकित्सा प्रतिभा थी, लेकिन उसके हाथ में जो पैसा था, वह आमतौर पर सू योरू ले लेती थी या अपने पिता को खुश करने के लिए उपहार खरीदती थी। वह बहुत ज्यादा रक्त का थक्का जमाने वाली जड़ी बूटियां नहीं खरीद सकती थी। इन औषधीय जड़ी बूटियों को वहन करना तो दूर की बात थी। उसे ये दवा कैसे मिली? सू यंगक्सू अभी अपने आंगन में लौटी ही थी कि सू डिंगहेंग ने झीलन का अपहरण कर लिया और उसे 1000 साल पुराना जिनसेंग सौंपने के लिए मजबूर किया। सू यंगक्सू, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। योरू ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, भले ही तुमने उसे तेज बुखार दिया हो, फिर भी वह तुम्हारे लिए विनती करती रही। तुम वास्तव में फार्मेसी गए और चुपके से 1000 साल पुराना जिनसेंग ले गए। क्या तुम उसे जानबूझकर मारना चाह रहे हो? सू डिंगहिंग ने सू यंगक्सुए की ओर इशारा किया और उसे डांटा, जैसे कि उसके सामने खड़ी व्यक्ति उसकी जैविक बेटी नहीं बल्कि उसकी दुश्मन थी। सू यंगक्सू की अभिव्यक्ति शांत थी और उसका स्वर अविचल था। 1000 साल पुराना जिनसेंग सम्राट द्वारा दादाजी को दिया गया था। पिताजी, क्या आप 1000 साल पुराना जिनसेंग सू योरू को देने जा रहे हैं? क्या हुआ? क्या तुम इस पर एकाधिकार करना चाहते हो? योरू मेरी बेटी है, तुम्हारी जैविक बहन है और मार्क्विस की रक्तरेखा भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसका उपयोग नहीं कर सकती? जल्दी करो और जिनसेंग सौंप दो। जैसे कि उसे डर था कि सू यंगक्सू खुद के लिए जिनसेंग निगल जाएगी, सू डिंगहिंग ने लोगों को सू यंगक्सू के कमरे की तलाशी लेने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सू डिंगहिंग की नज़र उस पर पड़ी। सू यंगक्सू ने सू डिंगहिंग को उपहास भरी निगाह से देखा। यह उसके पिता थे, जिनका वह कई सालों से सम्मान करती थी। उसने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था और अपने माता पिता के प्यार को किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्व देती थी। वह चाहती थी कि सू डिंगहिंग उसे प्यार करे और उसकी रक्षा करे। जब उसने देखा कि वह सू योरू से बहुत प्यार करता है, तो उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उम्मीद करते हुए कि वह सू योरू की खातिर उसे कुछ दयालु पिता जैसा प्यार देगा। लेकिन उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? सबसे पहले उसने उसकी मां के साथ अपने रिश्ते को धोखा दिया, फिर उसने सू योरू के साथ मिलकर उसके दादा को मार डाला और फिर उसने उसके भाई पर देशद्रोह का आरोप लगाया, जिससे उन सभी को नरक में धकेल दिया गया। फिर वह मार्क्विस की जागीर में बैठता और उसकी महिलाओं और बच्चों को अपनी इच्छानुसार गले लगाता। भाई, और मैंने जिनसेंग का इस्तेमाल किया है। पिताजी, जाकर कोई दूसरा ढूंढो। सू यंगक्सू के होठों पर एक नकली मुस्कान आ गई। जैसी कि उम्मीद थी, उसने सू डिंगहेंग की तरफ देखा, जो गुस्से में आ गया। तुमने क्या कहा? तुम लोग, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम दोनों ने जिनसेंग का इस्तेमाल किया? योरू का क्या होगा? क्या मजाक है? भाई, और मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? हम मार्क्विस मैनर के वैध बच्चे हैं। वह कौन है? सू योरू। एक नामहीन नाजायज बच्चा सम्राट द्वारा दिए गए जिनसेंग के योग्य कैसे हो सकता है? सू यंगक्सू का स्वर दबंग था और उसकी आभा चाकू की तरह तेज थी। सू डिंगहिंग की नज़रें क्रूर थीं। वह वास्तव में नहीं जानता था कि सू यंगक्सू के शब्दों का जवाब कैसे दिया जाए। क्योंकि बूढ़े आदमी ने इसकी अनुमति नहीं दी, इसलिए वह अभी भी शूलन से शादी नहीं कर सकता था।
यहाँ तक कि योरू और उसके भाई को भी मार्क्विस की जागीर में कोई दर्जा नहीं था। लेकिन अतीत में सू यंगक्सू ने हमेशा उसकी हर बात मानी थी। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वह उसे दे देती, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। अब उसने वास्तव में जिनसेंग का इस्तेमाल किया और वह इतनी अधिक थी। उसके दिल में संदेह पैदा हुआ, लेकिन जब उसे याद आया कि योरू अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई है तो उसने अपना स्वर नरम कर लिया। पिताजी जानते हैं कि आज तुम आश्वस्त नहीं हो, लेकिन तुमने पहले योरू को नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें सज़ा कैसे न दूं। भले ही तुम नाराज़ हो, लेकिन तुम्हें काम पूरा कर लेना चाहिए। जल्दी करो और जिनसेंग निकालो। तुम और तुम्हारा भाई इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर मैं कहता हूं कि मैंने खाना खा लिया है तो इसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया है। सू यंगक्सू ने सू डिंगहेंग के मनाने की परवाह नहीं की। उसने झीलिन को कमरे में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सू डिंगहेंग ने आंगन में गुस्से से चिल्लाया, फिर पलटा और जिनसेंग की तलाश में मनों से बाहर भाग गया। सू यंगक्सू ने सुना कि सू डिंगहेंग बाहर के सभी बड़े चिकित्सा केंद्रों में जा चुका है और केवल 100 साल पुराना छोटा जिनसेंग ही पाया है। जब जीलिन ने यह सुना तो वह इतनी नाराज़ हुई कि उसका छोटा सा चेहरा फूल गया। उसे सू यंगक्सू पर गुस्सा आया। मार्क्विस बहुत पक्षपाती है। उसे मिस की परवाह नहीं थी, लेकिन वह मिस योरू के बारे में बहुत चिंतित था। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि मिस योरू मार्क्विस की जागीर की वैध बेटी थी। क्या सू योरू ने हमेशा ये दावा नहीं किया है कि वह मार्क्विस मैनर की बेटी थी और उसके शिष्टाचार और परवरिश मुझसे बेहतर थी? सू यंगक्सू के मुंह के कोने एक उपहासपूर्ण चाप में मुड़ गए क्योंकि उसने कलाई बैंड को कसकर बांध दिया था। मिस, बहुत देर हो चुकी है। क्या आप अभी भी बाहर जा रही हैं? क्या आप मेरे लिए दवा की बोतल लाने जा रही हैं? चूंकि इसे छीन लिया गया है तो इसे रहने दें। मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मिस, मैं नहीं चाहता कि आपको चोट लगे। जीलान ने जल्दी से सू यंगक्सू को रोक दिया, ये सोचकर कि यह सब उसकी गलती थी कि वह बहुत ज़्यादा बोल रही थी। उसने दिन में सू यंगक्सू को बताया था कि जब मार्क्विस कमरे की तलाशी लेने आया था तो उसने दवा की बोतल छीन ली थी जो सू यंगक्सू ने उसे दी थी। अगर सू यंगक्सू अब इसे मांगने जाए तो शायद वह नुकसान में रहेगी। मूर्ख लड़की, इसे दोबारा बनाने से बेहतर है कि इसे मांगो। इसके अलावा मेरे भाई को भी दवा की ज़रूरत है। मुझे कुछ और दवा लेने जाना है। सू यंगक्सू ने उसे दिलासा देने के लिए उसके सिर पर थपथपाया, लेकिन वास्तव में उसके पास कुछ और ही योजना थी। वह फुर्तीली थी और अगर वह चुपचाप घर से निकल भी जाती तो उसे नहीं पकड़ा जा सकता था। हालांकि वह जानबूझकर मुख्य द्वार से बाहर निकली ताकि द्वारपाल उसे देख सके और वह सू डिंगहेंग और सू योरू को रिपोर्ट कर सके। उसने बिना किसी कारण के मेडिसिन किंग घाटी से बहुत सारी रक्त का थक्का जमाने वाली जड़ी बूटियां निकाली थीं और यह निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। वह इस बार जानबूझकर बाहर गई थी ताकि ऐसा लगे कि वह जड़ी बूटियां चुन रही है ताकि वे देख सकें। सू यंगक्सू ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। मार्क्विस मैनर के लोगों को पकड़ लेने के बाद वह शहर के बाहर पहाड़ की ओर भागी। 2 बार मुड़ने के बाद वह उनसे दूर हो गई। दोनों नौकरों ने एक दूसरे की ओर देखा। वह कहाँ है? सबसे बड़ी युवा मिस कहाँ चली गईं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि उस पर नज़र रखो, लेकिन तुम उसे खो बैठे। चलो देखते हैं कि जब तुम वापस जाओगे तो मार्क्विस को ये कैसे समझाओगे। सू यंगक्सू ने उन दोनों को जाते हुए देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए। वह मेडिसिन किंग घाटी में प्रवेश करने ही वाली थी कि तभी तेज हवा का झोंका आया। फुट, तीर की आवाज़ सुनकर सू यंगक्सू तुरंत पीछे मुड़ी और चकमा दे दिया। एक जंगली भेड़िया उसके पीछे आ गया और 2 बार चीखने से पहले ही मर गया। सू यंगक्सू ने उस दिशा में देखा जहां से तीर आया था और उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक लंबा आदमी खड़ा था। सू यंगक्सू ने असमंजस में पूछा, तुमने मुझे बचाया? इससे पहले कि दूसरा पक्ष कुछ कह पाता, सू यंगक्सू ने पहले ही दूसरे व्यक्ति की आकृति देख ली थी। उसे अंधेरे या भूतों से कभी डर नहीं लगा था, लेकिन इस व्यक्ति के दिखने से उसके पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और एक अदृश्य दबाव उसके ऊपर हावी हो गया। उस आदमी के पतले होंठ थोड़े खुले हुए थे और उसकी धीमी और कर्कश आवाज़ चुंबकीय थी। सू यंगक्सुए। उसने उसका नाम सही सही पुकारा। सू यंगक्सू ने तुरंत सोचना शुरू कर दिया। उसने किस बड़े शख्स को नाराज़ किया था? अतीत में जब सू योरू ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी तो उसने कई प्रतिष्ठित लोगों को नाराज़ कर दिया था। इसने उसके पिछले जीवन में उसकी दुखद मौत का मार्ग भी प्रशस्त किया। सू यंगक्सू ने चांदनी की मदद से उसका आकार मापा। हालांकि वह उसका असली रूप नहीं देख पाए, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट और असाधारण रूप से परिपूर्ण थीं। वह निश्चित रूप से एक सुंदर आदमी होगा। जियांगडू शहर में सबसे सुंदर व्यक्ति 7वां राजकुमार चूचेंगे था। वह उसे जानता था। क्या ये हो सकता है? 7वां राजकुमार। उस आदमी का गुस्सा तुरंत भड़क गया। उसकी ठंडी और गहरी आवाज़ खूनी गुस्से से भरी हुई थी। ये फिर से कहो। मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी। सू यंगक्सू ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। यह आदमी बहुत भयानक था।
वह 7वें राजकुमार को और भड़काना नहीं चाहती थी। वह पलटी और भागना चाहती थी। हालांकि उस आदमी ने पहले ही उसकी हरकतों को समझ लिया था और उसे आसानी से पकड़ लिया। उसने उसे गले भी लगाया और सू यंगक्सू को लगा जैसे उसने उससे कुछ छीन लिया हो। जब वह रोशनी की ओर दौड़ी तो वह आदमी जो बिना किसी कारण के अपना आपा खो बैठा था गायब हो चुका था। उसकी बेल्ट पर लगा जेड पेंडेंट भी गायब हो चुका था। बलात्कारी। सू यंगक्सू ने अपने दांत पीस लिए। बेहतर होगा कि वह भविष्य में इस व्यक्ति से न टकराए, नहीं तो वह उसकी जिंदा खाल उधेड़ देगी। 9वें राजकुमार का भवन। यदि उसने यह अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मोकुई कभी विश्वास नहीं करता कि उसके रॉयल हाइनेस, जो 30 वर्षों से किसी महिला के करीब नहीं थे, ने व्यक्तिगत रूप से एक महिला का जेड पेंडेंट चुरा लिया था। अच्छे से कहें तो यह चिकना था, लेकिन साफ शब्दों में कहें तो मास्टर, राजकुमार की हवेली में हजारों जेड पेंडेंट हैं, लेकिन आप उन्हें देखने की भी परवाह नहीं करते। आपको केवल सू यंगक्सू के जेड पेंडेंट की ही परवाह क्यों है? मोकुई वास्तव में रात भर इस संदेह को सहन नहीं कर सका। ये बहुत चौंकाने वाला था। चूचेंगे का बैंगनी लबादा हवा न होने के बावजूद फड़फड़ा रहा था। उसकी आंखें लगभग मोहक थीं क्योंकि उसने अपने पतले और सुस्पष्ट हाथों से जेड पेंडेंट को पकड़ रखा था। उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी, क्योंकि यह सू यंगक्सू का है। उसने मुझे भड़काने की पहल की। मोक्यूई अवाक रह गई। गुरुजी, क्या आपको यकीन है कि आपने उसे भड़काने की पहल नहीं की थी? मार्शल साउथ मार्क्विस मैनर। 2 नौकर सू डिंगहेंग को ये खबर देने आए कि उन्होंने सू यंगक्सू को खो दिया है। सू डिंगहेंग ने गुस्से से डांटा, 2 कूड़े के टुकड़े, तुम उस पर नज़र भी नहीं रख सकते, तुम्हें इधर उधर रखने का क्या फ़ायदा है? पिता। बिस्तर पर लेटी सू योरू की आवाज़ कमज़ोर थी और उसका नाजुक चेहरा पीला और कमज़ोर था। बहन शायद मेरे लिए जड़ी बूटियां लेने गई होगी। डैडी, उसे गलत तरीके से दोष न दें। जब बहन वापस आए तो आपको उसे दिलासा देना चाहिए। क्या तुम पागल हो, मेरी मूर्ख बेटी? उसने 1000 साल पुराना जिनसेंग खा लिया, जिसके कारण तुम बिस्तर पर पड़ी हो और होश में नहीं आ सकी, फिर भी तुमने उसके लिए अच्छी बातें कहीं। सू डिंगहिंग ने अपनी बेटी को देखा, जिसे वह अपनी सबसे प्यारी लाडली की तरह प्यार करता था, और उसका दिल कांटों से भर गया। उसने सू यंगक्सू को क्यों नहीं मारा? यदि उसने उसे पहले ही मार दिया होता तो क्या वह अभी भी जिनसेंग खाने के लिए जीवित होती? और उसने योरू के लिए कुछ भी छोड़े बिना सब खा लिया। सू योरू की आंखों में द्वेष की झलक दिखी। सू यंगक्सू हमेशा उसकी बात सुनती थी और कभी कभी अपना आपा खो देती थी। उसने हमेशा अपने पिता की शक्ति का इस्तेमाल उसे वश में करने के लिए किया था, लेकिन अब उसने उसे 3 बार पानी में धकेल दिया और यहाँ तक कि घर में मौजूद सबसे कीमती 1000 साल पुरानी जिनसेंग भी छीन ली। कितना घिनौना! उसे थूकने के लिए मजबूर करना होगा और उसे वापस करना होगा। वह बेटी थी जिसे सू डिंगहेंग ने अपने दिल में बसाया था। इस मार्क्विस मैनर में कोई भी यह नहीं कहेगा कि वह सम्माननीय वैध बेटी नहीं थी। सू यंगक्सू असभ्य थी और उसके साथ एक ही सांस में उल्लेख किए जाने के योग्य नहीं थी। पिताजी, मुझे विश्वास नहीं होता कि बहन ऐसी होगी। भले ही उसने सच में सारा जिनसेंग खा लिया हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। सू योरू की लंबी पलकों से आंसू की 2 बूंदें बह निकलीं और उसका गुलाबी सफ़ेद चेहरा और भी दयनीय हो गया। सू डिंगहेंग के दिल में गुस्सा और भी बढ़ गया। अब जबकि बूढ़ा मालिक सीमा पर लड़ रहा था, उसके पास मार्क्विस मैनर की शक्ति थी। अगर वह सू यंगक्सू को भी नियंत्रित नहीं कर सकता था तो वह एक मजाक बन जाएगा। जब बूढ़ा मालिक वापस लौटा तो उसने सू यंगक्सू पर अधिक ध्यान दिया, इससे शायद उसके हाथों में मौजूद शक्ति को खतरा हो। वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता था। सू यंगक्सू सुबह की ओस से लथपथ शरीर के साथ निवास पर लौटी। वह जानती थी कि सू डिंगहेंग के लिए कुछ भी अच्छा इंतजार नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसने उससे इतना बड़ा उपद्रव करने की उम्मीद नहीं की थी। मार्क्विस मैनर में सभी लोग हॉल के बाहर खड़े थे। सू योरू ने अपने बीमार शरीर को भी घसीट लिया। हालांकि उसका उपचार बहुत बढ़िया था। कुर्सी को हंस के पंखों के कुशन से ढका गया था और वह शुद्ध सफ़ेद लोमड़ी के फर कोट में लिपटी हुई थी। यहाँ तक कि उसके बालों में सुनहरे हेयरपिन पर भी माणिक जड़े हुए थे। इस तरह की लाइनअप से वह इस मार्क्विस मैनर की मालकिन लग रही थी। सू डिंगहेंग अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थी और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बेऔलाद बेटी, अंदर आओ और घुटने टेको। अविवाहित पुत्री। सू यंगक्सू ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और उदासीन भाव से सू डिंगहेंग के सामने सीधी खड़ी हो गई। पिताजी, क्या बात है? सू यंगक्सू, मार्क्विस मैनर की पहली बेटी होने के नाते न केवल तुमने अपनी बहनों से प्यार नहीं किया और परिवार को एकजुट नहीं किया, बल्कि तुमने फार्मेसी से जिनसेंग और ब्लड क्लॉटिंग ग्रास भी चुरा लिया। सू डिंगहेंग ने अपनी छाती पकड़ ली। ऐसा लग रहा था मानो उसे दिल का दौरा पड़ रहा हो। उसने लापरवाही से एक पुस्तिका और दवा की आधी बोतल सू यंगक्सू के सामने फेंक दी। मार्क्विस मैनर में हर कोई जानता है कि मार्क्विस मैनर की फार्मेसी में कई औषधीय जड़ी बूटियां हैं जो सैन्य आपूर्ति हैं।
जो कोई भी उन्हें लेता है उसे उन्हें पुस्तकों में दर्ज करना होगा। यदि आप उन्हें अपनी इच्छानुसार उपयोग करते हैं तो यह चोरी करने से अलग नहीं है। आप मार्क्विस मैनर और मार्क्विस मैनर के प्रति वफादार सैनिकों को कहाँ रखते हैं? सू डिंगहिंग ने सार्वजनिक रूप से उसे फटकार लगाए। मार्क्विस हवेली में जो लोग सू यंगक्सू को तुच्छ समझते थे वे उससे और भी अधिक नफरत करने लगे। वह सबसे बड़ी युवा मिस है, फिर भी उसने अपने परिवार की जड़ी बूटियां चुरा लीं। मार्क्विस, तुम्हें इस बार उसे कड़ी सजा देनी होगी। ये सही है। मिस योरू को देखो, यह एक वैध बेटी का आचरण है। जब सू योरू ने यह चर्चा सुनी तो उसके होठों के कोने संतुष्टि से मुड़ गए। ये वही था जो वह चाहती थी। सू यंगक्सू पहली बेटी होने के लायक नहीं थी। सू यंगक्सू ने दवा की बोतल उठाई और पुस्तिका को देखा। फिर उसने झीलन की ओर देखा जो एक तरफ बंधी हुई थी और उसे पता था कि सू डिंगहिंग उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए दवा का इस्तेमाल कर रही थी। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, पिताजी, क्या आप जानते हैं कि चोरी क्या होती है? वह गर्वित और अडिग थी और सू डिंगहिंग क्रोधित थी। आपने जड़ी बूटियां बिना अनुमति के ले लीं और उनका रिकॉर्ड नहीं रखा। ये चोरी है। इसके अलावा आपने जिनसेंग और ब्लड क्लॉटिंग ग्रास भी चुराया है। वे बहुत कीमती हैं। सबसे पहले, मैंने रक्त का थक्का जमाने वाली घास नहीं चुराई। दूसरी बात, जिनसेंग मार्क्विस मैनर की फार्मेसी से नहीं आया था। यह मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। यह इस पुस्तिका में बिल्कुल भी दर्ज नहीं है। ये केवल फार्मेसी में संग्रहीत है। जब मैंने अपनी चीजें खुद ली तो आपने मुझे किस आधार पर डांटा? सू यंगक्सू ने अपनी छाती से खून का थक्का जमाने वाली घास के कुछ डंठल निकाले। पिताजी, आपको वह दवा मिल गई है जिसका इस्तेमाल ज़ीलान ने किया था। इसमें वाकई खून का थक्का जमाने वाली घास है, लेकिन मैं खुद इसे लेने के लिए पहाड़ पर गई थी। खून का थक्का जमाने वाली घास चट्टान के किनारे उगती है और इसे चुनना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये कीमती है। मैंने दवा लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन आप इसे चोरी समझ रहे हैं। मैं इसे लेने से इनकार करती हूँ। उसके असंतोष के जोरदार शब्द हर किसी के दिल में खतरे की घंटी की तरह बज रहे थे। सू डिंगहिंग के माथे पर धीरे धीरे ठंडा पसीना आने लगा। लिंग जियाओ गार्डन। सू हाओ ने सू यंगक्सू की दवा का इस्तेमाल किया और एक दिन में ही काफ़ी ठीक हो गया। उसने बिस्तर से उठकर इधर उधर घूमने की कोशिश की। आंगन में शुयान के अलावा कोई नहीं था जो दवा लेकर आया था। जब उसने देखा कि सू हाओ फिर से चल सकता है तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। युवा मास्टर, आप इतनी जल्दी ठीक हो गए। सू हाओ भी बहुत खुश था। मेरी बहन की दवा बहुत अच्छी है। मैं आज उससे मिलना चाहता हूँ। सू हाओ के दिल में हमेशा संदेह था। उसे चिंता थी कि सू यंगक्सू की दवा आसानी से नहीं मिलेगी। अगर वह परेशानी खड़ी करती है तो अगर उसे पहले से पता चल जाए तो वह उसे संभालने में मदद कर सकता है। शुयान ने उसे रोका और उसकी नज़रों से बचते हुए कहा, युवा मास्टर, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। इस झंझट में मत पड़ो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन को क्या हुआ? सू हाओ ने घबराते हुए शुयान की बांह पर जोर से दबाव डाला। वह कहाँ है? हॉल में। ओल्ड मास्टर उसे सबक सिखा रहे हैं। उसने फार्मेसी में औषधीय सामग्री चुरा ली। शुयान ने अपने दिल में आह भरी। उसने सिर्फ यही सोचा कि सू यंगक्सू बेवकूफ़ है। तो क्या हुआ अगर उसने सू हाओ को दवा दे दी? उसने फिर भी परेशानी खड़ी कर दी। मैं उससे मिलने जाऊंगा। सू हाओ अपने बीमार शरीर के साथ बाहर भागा। शुयान ने जल्दी से उसका पीछा किया। युवा मास्टर, धीरे चलो। आपकी आंतरिक और बाहरी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। उसकी चिंता मत करो। यह मदद नहीं की जा सकती कि वह मूर्ख है। अरे, युवा मास्टर। सू हाओ बहुत घबराया हुआ था। उसने सोचा कि सू यंगक्सू को सू डिंगहिंग द्वारा फिर से दंडित किया जाएगा, या तो पीटा जाएगा या डांटा जाएगा। हालांकि जब वह पहुंचा तो सू यंगक्सू का पतला शरीर हॉल में सीधा खड़ा था। उसकी आवाज़ इतनी साफ थी कि वहां मौजूद हर कोई उसे साफ साफ सुन सकता था। मार्क्विस मैनर वाकई सख्त है। मैं मार्क्विस मैनर की पहली बेटी हूं, इसलिए मुझे मैनर के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होगा। इसलिए मैं कभी भी फार्मेसी में कीमती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं करती। भले ही पिताजी मुझे तब तक पीटें और डांटें जब तक कि मैं घायल न हो जाऊं, फिर भी मैं अपनी चोटों का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियां चुनने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगी। हालांकि पिताजी, मार्शल साउथ के मार्क्विस के रूप में आप दादाजी के बिना परिवार के मुखिया हैं। आप वास्तव में अपनी मालकिन के बच्चों को 1000 साल पुराना जिनसेंग देना चाहते थे और आपकी सुरक्षा की कमी के कारण रक्त का थक्का जमने वाली घास चोरी हो गई। सू यंगक्सू की बर्फ सी सफ़ेद बांह पर निशान विशेष रूप से स्पष्ट था और उसके द्वारा कहा गया हर शब्द दोषहीन था। सू डिंगहिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी मुट्ठियों की पोरें सफ़ेद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सबके सामने थप्पड़ मारा गया हो और वह सिर्फ सख्ती से पेश आ सकता था। मुझे योरू के लिए दुखी होने में क्या दिक्कत है? वह तुम्हारी सगी बहन है। तुम सबसे बड़ी बहन हो, फिर भी तुम अपनी छोटी बहन के साथ इतनी कंजूस हो।
सू यंगक्सुए ने तुरंत खंडन नहीं किया, जिससे सू डिंगहेम को सांस लेने का मौका मिल गया। उसने सोचा कि यह कारण सू यंगक्सु पर थोड़ा दबाव डालने में सक्षम होगा। हालांकि सू यंगक्सु ने अपनी भौहें उठाईं और व्यंग्य किया। उसकी आंखों से एक ठंडी हत्या की मंशा निकल रही थी। पिताजी, अपने बच्चों के लिए दुखी होना आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन आप भूल गए कि आपके वैध बच्चे केवल मैं और मेरा भाई हैं। जहां तक आपके अन्य बच्चों की बात है, वे किसी उपाधि के भी लायक नहीं हैं। तो वह मेरी बहन कैसे हो सकती है और मैं उसे जिनसेंग क्यों दूं? सू यंगक्सुए के शब्द एक तेज ब्लेड की तरह थे जो सू योरू के शरीर में घुस गए और उसे खून से लथपथ कर दिया। यहीं पर उसे सबसे अधिक पीड़ा हुई। वह बचपन से ही उपपत्नी के जन्म से पीड़ित थी। उसने कई सालों तक इसे सहन किया था। उसने 4 कलाएं, संगीत, सुलेख और शिष्टाचार सीखा था। वह हर पहलू में सू यंगक्सु से बेहतर थी। हालांकि वह पहली पत्नी की बेटी के रूप में सू यंगक्सु की पहचान से अभी भी कमतर थी। सू डिंगहेम को शर्मिंदा न करने के लिए उसने तुरंत अपना फॉक्स फर कोट और सुनहरा हेयरपिन उतार दिया। उसने एक सादी सफ़ेद पोशाक पहनी और धीरे से सू यंगक्सु के सामने झुकी। उसकी आवाज़ नर्म और कमज़ोर थी। बहन सही कह रही है, मैं वास्तव में योग्य नहीं हूँ। मेरी बहन और पिता के लिए मेरी जैसी रखेल की बेटी के लिए इतना बड़ा उपद्रव करना मेरी गलती है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह उठी और खंभे से टकरा गई। सौभाग्य से उसे रोकने के लिए नौकरानियां मौजूद थीं। उसके माथे पर सिर्फ एक छोटी सी खरोंच आई थी। हालांकि सू डिंगहेम का दिल बुरी तरह से दुख रहा था। उसने उसका समर्थन किया और गुस्से में सू यंगक्सु को डांटा, देखो तुमने क्या किया है। तुमने मेरे सामने अपनी बहन को धमकाने की हिम्मत की। जल्दी करो और उसकी चोटों का इलाज करने के लिए रक्त का थक्का जमाने वाली घास का उपयोग करो। सू डिंगहेम ने अपने आदमियों को उससे रक्त का थक्का जमाने वाली घास छीनने का आदेश दिया। सू यंगक्सु ने उसे घूर कर देखा, किसकी हिम्मत है। उसकी आंखें तेज थीं और उसके पूरे शरीर से एक महान और अविनाशी आभा निकलती थी, जिससे लोग तुरंत उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उसने उदासीनता से सू योरू की ओर देखा। पिताजी, यदि आप उसे रक्त का थक्का बनाने वाली घास देना चाहते हैं तो आप इसे फार्मेसी से ले सकते हैं। हालांकि हमारे मार्क्विस मैनर के नियमों के अनुसार यदि आप कीमती जड़ी बूटियां लेते हैं तो आपको वही कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा आपने कहा है कि चूंकि मैंने रक्त का थक्का बनाने वाली घास नहीं चुराई है, इसका मतलब है कि आपने इसे अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं किया है। आपको चोरी की गई रक्त का थक्का बनाने वाली घास की भरपाई करना याद रखना चाहिए। अन्यथा अगर दादाजी को इस बारे में पता चला तो वे निश्चित रूप से आपको परिवार को ठीक से प्रबंधित नहीं करने और रक्त का थक्का बनाने वाली घास के कुछ डंठलों की देखभाल भी नहीं करने के लिए दोषी ठहराएंगे। जब सू डिंगहेम ने यह सुना तो उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। बाहर खून का थक्का जमाने वाली घास की कीमत एक डंठल के लिए कम से कम 3000 टेल चांदी थी। इससे पहले उसने सू यंगक्सु को फंसाने के लिए जो घास ली थी वह पहले ही सू योरू और उसके भाई को दे दी गई थी। अब इसकी भरपाई करने और इसे सू योरू को देना जारी रखने के लिए उसे 10,000 टेल से ज़्यादा चांदी खर्च करनी होगी। यह अभागी लड़की जानबूझकर उससे पैसे व्यर्थ खर्च करवा रही थी। रुको, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? क्या तुम इसे अपनी बहन को नहीं दे सकते? सू डिंगहेम ने दर्द में सू यंगक्सु को पुकारा। सू यंगक्सु ने घायल झीलन को अभी अभी बाहर निकाला था। उसके बिना झीलन बदमाशी का शिकार बन गई। उसने रक्त का थक्का जमाने वाली घास झिलान को दी और ठंडे स्वर में कहा, मैंने जो रक्त का थक्का जमाने वाली घास चुनी है वह बहुत उपयोगी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दे सकती। बहन, मुझे सिर्फ एक चाहिए। अगर तुम मुझे कुछ दे सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। सू योरू ने अपने आंसू पोंछे। उसे स्वाभाविक रूप से अपने पिता के पैसे पर तरस आ रहा था। उसके पिता का पैसा उसका, उसकी माँ और उसके छोटे भाई का था। पैसे बर्बाद करने से उनका नुकसान ही हुआ। इसके अलावा सू यंगक्सु ने उनमें से बहुत सारी जड़ी बूटियां चुनी थीं, तो वह इन अच्छी औषधीय जड़ी बूटियों से ईर्ष्या कैसे न करेगी। सू यंगक्सु ने आह भरी, मैंने जो चुना है वह ज़ीलान के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अतिरिक्त कैसे ला सकती हूँ? ये कहकर वह झीलन के साथ चली गई। प्रांगण में मार्क्विस मैनर के सभी लोगों ने, जिन्हें सू डिंगहेम द्वारा बुलाया गया था, सू यंगक्सु के शब्दों के पीछे का अर्थ सुना। उसकी नज़र में दूसरी युवा मिस सू योरू उसकी नौकरानी जितनी भी अच्छी नहीं थी। सू योरू का खून उसके गले में फंस गया था और वह लगभग दम घुटने से मर गई थी। युवा मास्टर, शुयान ने पुकारा, क्या आप सू यंगक्सुए के लिए खड़े नहीं होंगे? वह वहाँ क्यों खड़ा था? सू हाओ को होश आया और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वह पहले तो उसे देखने के लिए उसके आंगन में जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि उसे नौकरानी के साथ अपनी चोटों का इलाज करवाना है। शायद अब उसके लिए वहां जाना असुविधाजनक था, इसलिए वह अपने आंगन में लौट आया। हालांकि शुयान को लगा कि यह अफसोस की बात है।
युवा मास्टर, आप उसे बचाने के लिए अपनी चोटों को जोखिम में डालते हैं, लेकिन सू यंगक्सू को आपकी परवाह भी नहीं है। वह वास्तव में नहीं जानती कि उसके लिए क्या अच्छा है। सू यंगक्सू बचपन से ही कभी भी पसंद नहीं की गई थी। अगर उसके युवा गुरु ने उसकी रक्षा और लाड़ प्यार न किया होता तो उसका जीवन दुखी हो जाता। शुयान, सुहाव की आवाज़ ठंडी थी और उसमें एक सैनिक की ताकत थी। शुयान तुरंत उसके सामने सीधा खड़ा हो गया। युवा मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वह मेरी छोटी बहन है, मार्क्विस मैनर की कुलीन सबसे बड़ी युवा मिस। आपको उसे उसके पूरे नाम से नहीं पुकारना चाहिए, सुहाव ने गहरी आवाज़ में डांटा। शुयान दंग रह गया। वह ये सब अपने युवा गुरु के लिए कर रहा था। जाओ और अपनी सजा पाओ। छड़ी के 30 वार। हाँ, शुयान सू यंगक्सू को नापसंद करता था, लेकिन उसने कभी भी सुहाव के आदेशों की अवहेलना नहीं की। सुहाव अकेले ही आंगन में वापस चला गया। उसकी चोटें हल्की नहीं थीं और वह तेजी से नहीं चल पा रहा था। हालांकि इस काले आसमान ने उसे शर्मिंदा कर दिया। अगर उसे अपनी छोटी बहन के साथ रहने के लिए ज़्यादा समय मिलता और जब भी उसे ज़रूरत होती तो वह समय पर आ सकता, तो उसे कमज़ोर और चिड़चिड़ा होने की हद तक तंग नहीं किया जाता। वह अब जैसी नहीं होती, मार्क्विस मैनर में हर चीज़ से निपटने के लिए खुद को मजबूत बनाने के लिए मजबूर नहीं करती। वह जितनी अधिक मजबूत होती, वह उतना ही अधिक दोषी महसूस करता। सू यंगक्सू के आंगन में जीलान खून का थक्का जमाने वाली घास को पकड़े हुए थी जिसे उसने वापस उठाया था। उसकी आंखें नम थीं और उसके आंसू गिरने वाले थे। युवा मिस, ये सब मेरी वजह से है कि आपको मार्क्विस ने डांटा। मुझे तो मर जाना चाहिए। सू यंगक्सू ने झीलन का कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। इस तरह खुद को दोषी ठहराने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। झीलन, अगर तुम मेरी नौकरानी बनना चाहती हो तो तुम्हें अपना गुस्सा दूर रखना होगा और सोचना होगा कि कैसे अपनी और मेरी रक्षा करनी है। सू यंगक्सू अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। झीलन का व्यक्तित्व उसे विरासत में मिला था। वह पहले कमज़ोर और डरपोक थी। अगर कोई उसके बारे में कुछ बुरा कहता तो वह 3 दिन तक उसके बारे में सोच सकती थी। उसने समझौता कर लिया, लेकिन दूसरे उसे मूर्ख ही मानते और उस पर और ज़्यादा कदम बढ़ाते। अगर वह एक वैध बेटी का आचरण स्थापित करना चाहती थी तो उसे मजबूत होना ही था। एक व्यक्ति की ताकत अंदर से बाहर आती है। उसके पास एक मजबूत दिल और उससे भी मजबूत क्षमताएं होनी चाहिए। उसका पुनर्जन्म हुआ था और उसके पिछले जन्म में उसके कई नाजुक दिलों को कुचला और कुचला गया था। इस जन्म में वह अपने लिए एक अविनाशी दिल बनाना चाहती थी, ताकि वह खुद की और अपने पिछले जन्म में जिन लोगों के प्रति ऋणी थी उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सके। जहां तक उसकी शक्तिशाली क्षमताओं की बात है, चूंकि उसके पास मेडिसिन किंग घाटी थी, इसलिए उसे इसका अच्छा उपयोग करना था। मार्क्विस मैनर पर उसके पिता का नियंत्रण था और वह हर पहलू में प्रतिबंधित थी। सबसे पहले उसे पर्याप्त धन कमाना था। केवल हाथ में धन होने पर ही वह अपने पिता और सू योरू के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। सू यंगक्सू और झीलन ने एक साथ उसके कमरे में छानबीन की। जैसी कि उम्मीद थी, वहां कोई कीमती सामान नहीं बचा था, जिससे वह काफ़ी परेशान हो गई। झीलन ने चुपचाप सू यंगक्सू को देखा और सावधानी से पूछा, मिस, अगर आपके पास पैसा है तो आप इसका इस्तेमाल मार्क्विस और मिस योरू को खुश करने के लिए नहीं करेंगी, है ना? पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ उससे झीलन बहुत खुश थी। सू यंगक्सू बहुत बदल गई थी। हालांकि वह अभी भी चिंतित थी कि सू यंगक्सुए को बस एक पल में सू योरू द्वारा धोखा दिया जाएगा। सू यंगक्सू ने आगे बढ़कर अपना माथा हिलाया। मैंने तुम्हें अभी क्या सिखाया? मेरे पास अब इस्तेमाल करने के लिए कोई चांदी भी नहीं है, तो मैं इसे दूसरों को कैसे दे सकती हूँ? अगर यह आपके पास हो तो क्या होगा? फिर मैं केवल इस बारे में सोचूंगा कि और अधिक चांदी कैसे कमाई जाए। झीलन ने अपना चेहरा फुला लिया और वापस भागने से पहले एक लकड़ी का बक्सा ढूंढने के लिए दौड़ी। सू यंगक्सू ने डिब्बे से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। माँ ने मेरे लिए यह मेडिकल सेंटर छोड़ा है। जीलान ने लाल आंखों से सिर हिलाया। यह आखिरी दुकान है जिसे मैडम ने पीछे छोड़ दिया है। मैडम ने निर्देश दिया है कि जब तक आपकी जान को खतरा न हो, आप इसे नहीं हटा सकते। सू यंगक्सू की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अपने पिछले जन्म में वह और जीलान अप्रत्याशित रूप से मर गए थे, इसलिए उसके पास अभी भी विरासत थी। सनसेट कोर्ट। सू योरू के सिर पर लगी चोट का इलाज करने के लिए सू डिंगहिन के पास फार्मेसी से ब्लड क्लॉटिंग ग्रास निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सू यंगक्सू ने सार्वजनिक रूप से बताया कि उसे फार्मेसी को पैसे वापस करने होंगे, अन्यथा वह चोरी कर रहा होगा। ये वही जाल था जो उसने पहले सू यंगक्सू के लिए बिछाया था, लेकिन सू यंगक्सू ने रस्सी पकड़ ली थी और उसका गला घोंट दिया था। मार्क्विस मैनर को चुप कराने के लिए उसने फार्मेसी को जबरदस्ती 10,000 टेल दे दिए थे। वह चाहता था कि वह सू यंगक्सू की हड्डियों और स्नायु बंधनों को तोड़ सके। पिताजी, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपको इतना पैसा बर्बाद करने पर मजबूर किया।
अगर माँ को पता चलता तो वह मुझे आपके साथ सहानुभूति न रखने के लिए दोषी ठहराती। सू योरू बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गई और सू डिंगहेंग से माफ़ी मांगी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और वह दयनीय दिख रही थी। सू डिंगहेंग का दिल तुरंत नरम पड़ गया। उसने जल्दी से उसे लेटने में मदद की। मेरी प्यारी बेटी, ये स्पष्ट रूप से सू यंगक्सू की गलती है। उसने तुम्हें रक्त का थक्का जमाने वाली घास देने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि मैं कुछ हजार टेल चांदी खर्च करूं। मैं उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढूंगा। सू डिंगहेंग को गुस्सा इस बात पर आया कि सू यंगक्सू, जो हमेशा उसकी दया पर रहती थी, एक अलग व्यक्ति बन गई थी। न केवल उसे नियंत्रित करना असंभव था, बल्कि उसने पलटकर उसका गला भी घोंट दिया था। इससे उसे खतरे और डर का बहुत एहसास हुआ। वह सू यंगक्सू को इस तरह बढ़ने नहीं दे सकता था। पिताजी, मुझे कल एक कविता पाठ में भाग लेना था, लेकिन अब जब मेरा चेहरा घायल हो गया है तो मेरे लिए वहां जाना सुविधाजनक नहीं है। कृपया किसी को 7वें राजकुमार से माफ़ी मांगने के लिए भेजें और कहें कि मैंने उनके अच्छे इरादों को निराश किया है। सू योरू की याद दिलाने पर सू डिंगहेंग को याद आया कि सू यंगक्सू 7वें राजकुमार की प्रशंसा करती थी और उसने बूढ़े व्यक्ति से सम्राट के साथ विवाह समझौता करने के लिए भी कहा था। सम्राट ने पहले ही वादा कर दिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने शाही आदेश जारी नहीं किया था। वह सू यंगक्सू को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह 7वें राजकुमार का इस्तेमाल उस पर अत्याचार करने के लिए करता तो वह निश्चित रूप से उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करती। उसने जल्दी से सू योरू के कंधे को थपथपाया और उसे दिलासा दिया, अच्छी बेटी, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। अच्छी तरह से आराम करो। मैं सू यंगक्सू को तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। सू योरू ने डरते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। अगले दिन सू यंगक्सू अपनी विरासत को देखने के लिए जाने के लिए तैयार थी। मेडिसिन किंग वैली में बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां थीं। अगर उसके हाथ में एक चिकित्सा केंद्र होता तो जब वह इसे चलाना शुरू करती तो उसकी जेब में बहुत सारा पैसा होता। उस समय वह धीरे धीरे सू डिंगहेंग के हाथों से मार्क्विस मैनर की शक्ति वापस ले सकेगी और उन लोगों को खत्म कर सकेगी जो उसे और उसके भाई की सुरक्षा के लिए खतरा थे। हालांकि इससे पहले कि वह जागीर से बाहर निकल पाती, 2 क्रूर पहरेदारों ने उसे रोक दिया। महामहिम आपसे मिलना चाहते हैं। महामहिम, सू यंगक्सू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये दोनों लोग शाही परिवार के सैनिकों की तरह कपड़े पहने हुए थे। मार्क्विस मैनर ने सिंहासन की लड़ाई में भाग नहीं लिया था और किसी भी राजकुमार के साथ उसके करीबी संबंध नहीं थे। हालांकि जिस दिशा में वे उसे ले गए वह सू योरू का सनसेट कोर्ट था। आंगन में चू चेंगये ने चांद सी सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। उसके वस्त्र के कॉलर और आस्तीन पर एक ऊंचे ड्रैगन बादल का पैटर्न कढ़ाई किया हुआ था, जो उसकी स्थिति का प्रतीक था। वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह था, जिससे लोग उसके बारे में पागलों की तरह सोचते थे। उसे देखते ही सू यंगक्सुए का दिल धड़क उठा। ये सही है, अपने पिछले जीवन में चू चेंगये उसका पसंदीदा था। भले ही चू चेंगये ने उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था, फिर भी उसकी आंखें उससे भरी हुई थीं। एक युवा लड़की की लालसा इतनी बुद्धिहीन और अनुचित थी। हालांकि चू चेंगये ने उसे तिरस्कार और घृणा से देखा। सू यंगक्सू ने अपने होठों को उपहासपूर्वक सिकुड़ते हुए कहा, क्या मैं जान सकती हूँ कि महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? चू चेंगये की अंबर आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जियांगडू शहर में हर कोई जानता था कि सू यंगक्सू उसकी प्रशंसा करती थी। वह हमेशा उसके सामने विनम्र रही थी, उसे नाराज करने से डरती थी। वह उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करती थी। अब वह अपना सिर ऊंचा करके और अपनी छाती फुलाकर उसे नीचे की ओर देख रही थी। इससे वह बहुत दुखी हो गया। उसके स्वर में तिरस्कार भरा हुआ था। सू यंगक्सू, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है, लेकिन तुम बड़ी हो गई हो। तुमने घर पर अपने पिता की अवज्ञा की और अपनी बहन को परेशान किया। क्या अब भी तुम्हें देश के कानूनों का कोई सम्मान है? सू यंगक्सू जोर से हंस पड़ी। महाराज, आप मजाक कर रहे होंगे। बेशक, मैं देश के कानूनों को दिल से मानती हूँ। जहाँ तक परिवार के नियमों की बात है, तो क्या आप गलत दरवाजे पर आ गए हैं? सू यंगक्सू की आंखों में उपहास ने चू चेंगये को याद दिलाया कि यह मार्क्विस की जागीर है, उसकी जागीर नहीं। वह यहाँ उसे पारिवारिक नियम सिखाने आया था। वर्ष का एक मजाक पैदा हुआ। सू यंगक्सुए, चू चेंगये ने धीमी आवाज में गुर्राते हुए कहा, क्या तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो? योरू मेरी अच्छी दोस्त है और मैं मार्शल साउथ के मार्क्विस का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन अब तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह, सू यंगक्सू ने अपनी भौहें उठाईं। वह जानना चाहती थी कि महामहिम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। तुरंत घुटने टेको और मार्क्विस और योरू से माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं भविष्य में तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा, वरना मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। चू चेंगये ने दृढ़ विश्वास और धार्मिकता के साथ कहा। यदि वह एक बार नहीं मरती तो वह चू चेंगये की हर बात सुनती और वैसा ही करती, लेकिन अब वह किस बारे में बात कर रहा था? पिछले जन्म में
वह सुयोरू के साथ मिलीभगत रखता था, उसे इतना बहलाता था कि उसे चक्कर लगाने पड़ते थे। मरने से पहले वह सुयोरू के सामने ही उसके साथ सोया था। इस जन्म में वह उसकी बात क्यों सुनेगी? मैं वह नहीं करूंगा जो महामहिम ने कहा है। इसके अलावा मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं महामहिम के साथ नहीं जाऊंगा। सु यंगक्सु का चेहरा ठंडा पड़ गया था। चू चेंगे के सामने और अधिक समय तक रुकना समय की बर्बादी थी। पुनर्जन्म के बाद उसका समय बहुत कीमती था। उसे बेकार की चीज़ों पर बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सु यंगक्सु, यहीं रुक जाओ। चू चेंगे गुस्से में था। उसे सु यंगक्सु द्वारा पीछा किए जाने की आदत थी, लेकिन उसने कभी भी उसके साथ ठंडा व्यवहार नहीं किया था। उसने उसे धमकी दी, अगर तुमने आज योरू से माफ़ी नहीं मांगी तो इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। उसके पहरेदार सु यंगक्सु के सामने खड़े थे, एक बाईं तरफ और एक पीछे। सु यंगक्सु के होंठ ठंडे हो गए। क्या उसके पास उसके पिता की अनुमति थी और फिर भी वह उसे उसके घर में सबक सिखाना चाहता था? महाराज, ऐसा मत करो। सुयोरू ने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह कमरे से बाहर भागी। उसका शरीर विलो की तरह था और 2 कदम चलने के बाद वह चूचेंगे की ओर गिर पड़ी। चूचेंगे ने जल्दी से उसे उठाया, उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। योरो, जब तुम बीमार थी तो तुम बाहर क्यों आए? अपने कमरे में वापस जाओ और लेट जाओ। महाराज, ये सब मेरी गलती है। अगर आप आज मेरी बहन को सजा देंगे तो मैं खुद को दोषी मानूंगा। महामहिम, कृपया उसे दोष न दें। सुयोरू के नाजुक चेहरे पर आंसू की 2 धारें बह निकलीं और उसकी भौहों के बीच से निबार का बिंदु हल्का और आकर्षक लग रहा था। चूचेंगे ने उसके नाजुक शरीर को गले लगाया और विशेष रूप से भावुक हो गया। हालांकि वह अपने दिल में सु यंगक्सु से और भी अधिक नफरत करता था। सु यंगक्सु, देखो योरू तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। वह इतनी बीमार है, फिर भी वह तुम्हारे लिए दया की भीख मांग रही है। तुमने उसे पानी में धकेल दिया और यहाँ तक कि उसका जिनसेंग भी छीन लिया। कितना नीच! जल्दी से योरू से माफ़ी मांगो। चूचेंगे ने बोलते हुए कहा। वह 2 गार्डों को सु यंगक्सु पर हमला करने का आदेश देने वाला था। सु यंगक्सु की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखें उदासीनता से भरी थीं। हमला करो, उसे योरू के सामने घुटने टेकने को मजबूर करो और उससे माफ़ी मांगो। चूचेंगे ने अपने अधीनस्थों को गुस्से से आदेश दिया। दोनों गार्डों ने तुरंत सु यंगक्सु पर हमला कर दिया। सु यंगक्सु के पास ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन जब उसे पकड़कर विरोध किया गया तो उसका हाथ जोरदार तरीके से फट गया, जिससे एक व्यक्ति 10 मीटर दूर जा गिरा। उसने दूसरे व्यक्ति की छाती पर मुक्का मारा, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी। चूचेंगे और सु योरू स्तब्ध रह गए। सु यंगक्सु भी हैरान थी। अपने पिछले जीवन में उसने गंभीरता से मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी। उसके दादा ने उसे मजबूर किया, लेकिन वह केवल कुछ औसत दर्जे की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में सफल रही। उसके लिए शाही रक्षकों को हराना असंभव था, लेकिन अब लड़ो, इन 2 कमीनों को पीट दो। उसके दिमाग में एक 3 साल के बच्चे की आवाज़ उभरी। सु यंगक्सु की भौहें थोड़ी सी हिलीं। छोटे जिनसेंग, ये तुम हो? मैं पहले से ही कुछ 1000 साल का हूँ, तुम तो छोटे हो। अगर वे तुम्हें धमकाते हैं तो वे मुझे धमका रहे हैं। उन्हें पीटें, बुरा मत मानो। छोटे जिनसेंग ने बचकानी आवाज़ में नखरे दिखाए। उसकी आवाज़ तीखी और प्यारी थी। सु यंगक्सु मुस्कुराई। ठीक है। लिटिल जिनसेंग अपना चेहरा दे रही थी, वह निश्चित रूप से उसे निराश नहीं कर सकती थी। दोनों गार्डों के उठने के बाद उन्होंने फिर से उस पर हमला किया। उसने अपना पैर घुमाया और उन दोनों को नीचे गिरा दिया। उसने उन्हें क्रमशः कुछ घूंसे और लात मारे। पूरा सनसेट कोर्ट उनकी चीखों से भर गया। सु यंगक्सु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे आसपास के लोगों को छूने की हिम्मत कैसे की? चूचेंगे का चेहरा हरा हो गया। वह पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ था। वह गिरे हुए गार्ड पर चिल्लाया, बेकार, तुम उसे संभाल भी नहीं पाए। महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। दोनों पहरेदार जमीन पर लेट गए और रोने लगे। सु यंगक्सु बहुत डरावनी थी। वह उन दोनों से भी अधिक शक्तिशाली थी। बहन, आपको महामहिम को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, अन्यथा यदि सम्राट हमें दोषी ठहराते हैं तो हमारे मार्क्विस मैनर को नुकसान होगा। सु योरू ने चूचेंगे के खिलाफ कमजोरी से झुकी। उसका दिल गुस्से से सिकुड़ गया। उसने जानबूझकर उसे उकसाया था। अगर उसने चूचेंगे को छूने की हिम्मत की तो उसे सम्राट द्वारा दंडित किया जाएगा। वह नहीं है जो कष्ट सहने वाली है। एक ठंडी और गहरी आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि वे उस व्यक्ति को देखते, यह आवाज़ उनके दिलों पर पहाड़ की तरह दबाव डाल रही थी। चूचेंगे ने अपनी सांस रोककर उस व्यक्ति को देखा जो अभी अभी आया था। 9वें शाही चाचा, आप यहाँ क्यों हैं? मार्क्विस मैनर में ऐसी कौन सी हवा चली जिसने इस विशाल बुद्ध प्रतिमा को उड़ा दिया? सु योरू का पूरा शरीर कांप उठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में महान चेंग राजवंश के सबसे सम्मानित 9वें राजकुमार से मिल चुकी है।
चूयहान ने बैंगनी सुनहरे अजगर के कपड़े पहने हुए थे और उनके पूरे शरीर से ठंडी आभा निकल रही थी। सूरज साफ साफ चमक रहा था, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, आंगन में सर्दी की ठंडक छा गई। सू यंगक्सू ने असमंजस में भौहें सिकोड़ लीं। ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा था? अफवाह थी कि नौवें शाही चाचा चूयहान बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। वह ठंडे और खूनी थे और अप्रत्याशित थे। दरबार में हर कोई उनसे डरता था, जैसे कि वह नर्क का राजा हो। चू चेंगे भी उनके सामने बटेर बन गए थे। और वह सू यंगक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इस व्यक्ति की कमर से लटकता हुआ वह चमकता हुआ जेड पेंडेंट उसका नहीं था? भाड़ में जाओ, उस रात वाला आदमी वह था। सू यंगक्सुए ने दांत पीस लिए। चूयहान ने सू यंगक्सू की नज़र को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह उसे घूर रही थी। वह चू चेंगे के सामने चला गया और मुस्कुराया। बूढ़े जनरल सू के निवास में अत्याचारी व्यवहार करने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? चू चेंगे ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और क्रोधित हो गया। शाही चाचा, मैंने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। ये सू यंगक्सू है जो बहुत आगे निकल गई है। उसने योरू को धमकाया और यहाँ तक कि उसके पिता की अवज्ञा भी की। वह वास्तव में घृणित है। क्या ऐसा है? चूयहान का स्वर ऊंचा हो गया। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसके शरीर से हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड निकल रही थी। चू चेंगे का दिल उसकी आभा के दबाव में तेजी से धड़क रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो। महाराज ने मुझे अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया है और मैं आपको बधाई देने नहीं गया। कृपया मुझे माफ़ करें। जब सू डिंगहिंग ने सुना कि चूयहान आ गया है तो वह जल्दी से वहां चला गया। चूयहान के स्वभाव के बारे में कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि सम्राट भी उससे डरता था। पूरे महान चेंग राजवंश में कोई भी उसे उकसाने की कोशिश नहीं करता था। उसे नहीं पता था कि वह आज मार्क्विस मैनर में क्यों आया था। सू डिंगहिंग ने सोचा भी नहीं था और वह इस मामले को सू यंगक्सू पर थोपना चाहता था। बेटी, तुमने महामहिम को दुखी किया होगा। जल्दी करो और घुटनों के बल बैठकर महामहिम से माफ़ी मांगो। सू यंगक्सू की नज़रें ठंडी हो गईं। मैंने महामहिम को नहीं उकसाया। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौवें राजकुमार चूयहान ने उसका जेड पेंडेंट चुरा लिया। उसने उसके सामने इसे पहनने की हिम्मत भी की। कितना घिनौना! उसे मत उकसाओ, उसमें मेरे जिनसिंग वंशजों की बहुत सारी आभा है। छोटा जिनसिंग रोया। चूयहान के पूरे शरीर से जिनसिंग की गंध आ रही थी और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रचुर थी कि लोगों को उससे ईर्ष्या होने लगी। अगर उसने जेड पेंडेंट नहीं लिया होता तो सू यंगक्सू उसे बिल्कुल भी उकसाना नहीं चाहती। अगर तुमने नौवें राजकुमार को नाराज नहीं किया होता तो नौवां राजकुमार मार्क्विस मैनर में क्यों आता? घुटने टेको और माफ़ी मांगो। सू डिंगहिंग का चेहरा लाल हो गया था। उसने चूयहान का दोष सू यंगक्सू पर मरने का मन बना लिया था। सू योरू मन ही मन खुश थी। सू यंगक्सू को आज चू चेंगे के रवैये की परवाह नहीं थी, लेकिन अगर उसने चूयहान को नाराज किया तो वह निश्चित रूप से एक भयानक मौत मरेगी। चू चेंगे को नहीं पता था कि चूयहान क्यों आया था, लेकिन वह इस शाही चाचा को नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने अभी अभी असभ्य व्यवहार किया था, लेकिन अगर शाही चाचा सू यंगक्सू से नाराज हुए तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए सू यंगक्सू को सबक सिखाऊंगा। ऐसा कहने के बाद उसने सू यंगक्सुए की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा। सू यंगक्सू ने चुपके से अपनी भौहें उठाईं। लोगों का ये समूह वास्तव में उसे फंसाना चाहता था। लेकिन इस नौवें शाही चाचा की प्रतिक्रिया क्या थी? सूरज की रोशनी में उस आदमी की पतली काया पर सुनहरी रोशनी की परत चढ़ी हुई थी, मानो कोई देवता दुनिया में उतर आया हो। उसकी तिरस्कार भरी निगाहों में एक सहज कुलीनता थी और उसकी आवाज़ ठंडी और गहरी थी। मुझे आज और जनरल सू ने अपनी पोती से मिलने के लिए सौंपा था। उसके पीछे मोक्यूई टॉनिक का ढेर पकड़े हुए था। शीशम के बक्से की पैकेजिंग से पता चल रहा था कि अंदर की चीज़ें कितनी महंगी थीं। सू डिंगहिंग ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं था। हालांकि उसके पिता को केवल सू यंगक्सू की परवाह थी। क्या ये हो सकता है कि चूयहान उसे देखने के लिए यहाँ था? सू डिंगहिंग का दिल कांप उठा। महाराज, क्या आप ये चीज़ें मेरी सबसे बड़ी बेटी यंगक्सू को देने जा रहे हैं? सू योरू का दिल भी घबरा गया। सू यंगक्सू को फिर से अच्छी चीज़ क्यों दी गई? चूयहान ने आलस्य से उत्तर दिया, नहीं। सू यंगजू अवाक थी। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। दादाजी उसे सू योरू की देखभाल करने के लिए कैसे कह सकते थे? क्या ये हो सकता है कि वह भी सू योरू का अधीनस्थ था? क्या वह इतना बेस्वाद था? सू यंगजू ने चूयहान को उदासीनता से देखा। हालांकि सू योरू असाधारण रूप से खुश थी। उसने मन ही मन सोचा, उस बूढ़े ने आखिरकार एक बार उसे गंभीरता से लिया है। चूयहान के उसके पास आने से जियांगडू शहर की युवतियों के बीच उसकी स्थिति और भी अधिक बढ़ गई है। उसने जल्दी से चूयहान को धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया। महाराज, मैं आपके आतिथ्य के लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।
उसने जल्दी से अपने पीछे खड़ी नौकरानी युआन रुओ को बुलाया, जल्दी से महामहिम की चीज़ें सावधानी से ले लो। युआन रुओ मोक्वी की ओर चला, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता, चुईहान की ठंडी आवाज़ गूंजी, मैंने कब कहा कि यह तुम्हारे लिए है। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि सू योरू का शरीर अनायास ही कांप उठा और उसका मन भ्रम से भर गया। उसके पिता की सिर्फ 2 बेटियां थीं, सू यंगक्सू और वह। अगर यह सू यंगक्सू के लिए नहीं था तो यह उसके लिए क्यों नहीं था? चू चेंगे ने सू योरू की आंखों में कमजोरी देखी और उस पर दया आ गई। शाही चाचा, अगर यह सू यंगक्सू के लिए नहीं है तो ये योरू के लिए क्यों नहीं है? योरू गरिमा में और उचित है, सू यंगक्सू से 100 गुना बेहतर है। बूढ़ा जनरल सू निश्चित रूप से उस पर अधिक प्यार करता होगा। सू डिंगहिंग भी उलझन में था। उसे नहीं पता था कि चुईहान क्या कर रहा था। चुईहान की वजह से सभी के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर उसने सू डिंगहेंग की ओर देखा और कहा, मेरा तोहफा मार्क्विस की इकलौती पहली बेटी के लिए है। मार्क्विस की सिर्फ एक ही वैधानिक पत्नी है और उन सभी बच्चों को वैध पत्नी का दर्जा प्राप्त है। और जिनके पास कोई उपाधि नहीं है वे ओल्ड जनरल सू की पोती होने के योग्य नहीं हैं। पफट, हा, छोटा जिनसेंग हंसते हुए लोटपोट हो गया। कितना मतलबी! सू यंगक्सू ने सिर हिलाया। वह वास्तव में बहुत मतलबी था। सू योरू का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। चुईहान की चीज़ें उसके लिए नहीं थीं और उसने उसे कमीनी और दादा की पोती होने के लायक भी नहीं कहा। वह लगभग रो पड़ी। चू चेंगे उसके लिए बोलना चाहता था, लेकिन जब उसकी नज़र चुईहान से मिली तो वह उसकी आंखों में खून की प्यास देखकर चौंक गया। मोक्यू ने सू यंगक्सू को चीज़ें सौंपी। मिस सू, ये सबसे अच्छी जिनसेंग है, लाल जिनसेंग, बैंगनी जिनसेंग। अगर आपके पास अभी भी ये नहीं है तो आप राजकुमार की हवेली को सूचित कर सकती हैं। मोक्वी ने जानबूझकर सू डिंगहेंग की ओर देखा और सू डिंगहेंग ने अपराध बोध से अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। ये स्पष्ट रूप से सू यंगक्सुए की जिनसेंग छीनने के लिए उसका मजाक उड़ाया गया था। सू यंगक्सू ने चीजें ले लीं और उदासीनता से कहा, धन्यवाद महाराज। हर कोई चुईहान से भयभीत था, लेकिन वह उसे ठंडे भाव से देख रही थी। चुईहान ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं, उसकी आंखों में दिलचस्पी का संकेत था। सू डिंगहिंग ने महान बुद्ध चुईहान को विदा कर दिया। चू चेंगे भी उदास भाव के साथ चले गए। सू योरू ने अपमानित महसूस किया और घर में रोने लगी। सू यंगक्सू ने सामान वापस आंगन में फेंक दिया और चुईहान की गाड़ी में चढ़ गई। चुईहान अपनी आंखें बंद करके गाड़ी में आराम कर रहा था। सू यंगक्सू गाड़ी में कूद गई और उसकी कमर तक पहुंच गई। वह बिजली की तरह तेज थी। सू यंगक्सुए ने दर्द से भौहें सिकोड़ लीं। महाराज, मुझे जेड पेंडेंट लौटा दीजिए। यह जेड पेंडेंट मेरा है। मैं इसे तुम्हें क्यों लौटाऊं? चुईहान ने आलस से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में थोड़ी सी छेड़खानी की झलक दिखी। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, जो मार्क्विस मैनर में उसके गरिमा में और गंभीर रूप से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर किसी को बहका रहा था। सू यंगक्सू ने अपने दांत पीस लिए। वह सच में ये कहना चाहती थी कि उसने ऐसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। उसने चुईहान की कमर पर लगे जेड पेंडेंट की ओर इशारा किया। यह जेड पेंडेंट मेरी माँ ने पीछे छोड़ दिया था। इस पर मेरा नाम खुदा हुआ है। महाराज ने इसे मुझसे ले लिया। कृपया इसे मुझे वापस कर दें। चुईहान ने जेड पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़ लिया। उस पर वाकई जू लिखा था, लेकिन इससे वह ये कहने से नहीं रुका, जेड पेंडेंट मेरा है। आप चून की समझाने से काम नहीं चला, इसलिए सू यंगक्सू केवल इसे छीन सकती थी। हालांकि भले ही उसके पास ताकत थी और वह काफ़ी तेज थी, फिर भी वह चुईहान के सामने कुछ भी नहीं थी। चुईहान ने उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे पकड़े और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सू यंगक्सू उसकी छाती से जा टकराए। यह मुश्किल था। सू यंगक्सू के सिर के पिछले हिस्से में चोट लग गई। वह जितनी करीब जाती, उसे उस आदमी की हल्की खुशबू उतनी ही अच्छी लगती। लिटिल जिनसेंग चुईहान के शरीर पर पुराने घावों को भी सूंघ सकता था। सू यंगक्सू ने व्यंग्य किया, महाराज की पुरानी चोटें गंभीर हैं। आपको कॉकट्री की छाल, एम्बर और पेंगोलिन से औषधीय सूप बनाने की ज़रूरत है। चुईहान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। तुम्हें मेडिसिन आती है? सू यंगक्सू की आंखें तिरस्कार से भर गईं। महाराज, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? मुझे तुम पर विश्वास है। चुईहान की मुस्कुराहट में शैतानी झलक रही थी। सू यंगक्सू का दिल अचानक धड़क उठा। वह ठंडे भाव के साथ गाड़ी से बाहर कूद पड़ी। तुम बीमार हो। यदि वह उसकी कही किसी बात पर विश्वास करने का साहस करता तो उसे निर्दयी होने का दोष नहीं दिया जा सकता था। किसने उससे उसकी जेड पेंडेंट छीनने को कहा? सू यंगक्सू चुईहान के जेड पेंडेंट को छीनने के इरादे को नहीं समझ सकी, इसलिए उसने हार मान ली। अगर किसी लड़की का जेड पेंडेंट किसी अजनबी पुरुष के हाथ में पड़ जाए तो अगर वह सावधान न रहे तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी।
हालांकि वह व्यक्ति चूयहान था, वह आदमी जिससे ग्रेट चेंग राजवंश की सभी महिलाएं शादी करना चाहती थीं। सू यंगक्सू को इस बात का डर नहीं था कि वह उसकी मासूमियत को बर्बाद कर देगा। उसने इसे एक टाइम बम की तरह लिया जिसे वह भविष्य में हल कर सकती थी। अब उसे जांच के लिए मेडिकल सेंटर जाना था। चिकित्सा केंद्र रोंगजेंग स्ट्रीट के अंत में स्थित था। एक कांस्य पट्टिका पर टोंगचांग मेडिकल सेंटर लिखा हुआ था। दरवाज़ा पुराना और सादा था। भीतरी हॉल में 2 बूढ़े डॉक्टर थे और एक युवा क्लर्क दवा कैबिनेट के सामने मेज पर जम्हाई ले रहा था। सू यंगक्सू ने अंदर जाकर देखा कि यह जगह वास्तव में जीर्ण-शीर्ण थी। यह उस दुकान से अलग थी जो उसकी माँ उसके लिए छोड़ी थी और उसे लगता था कि इस चिकित्सा केंद्र से ज़्यादा आय नहीं होती। वह हल्की खांसी करने लगी। दोनों बूढ़े डॉक्टरों ने उसकी ओर देखा। उनमें से एक ने कहा, तुम बीमार नहीं हो, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वास्तव में यहाँ डॉक्टर को देखने नहीं आई हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि बॉस कौन है? सू यंगक्सू ने शांति से कहा। दवा कैबिनेट काउंटर पर बैठे युवक ने आलस से जवाब दिया, बॉस यहाँ नहीं है। सू यंगक्सू ने क्लर्क को अनुबंध दिखाया और उससे पूछा, बॉस कब वापस आएंगे? क्लर्क ने तुरंत अपने आलसी भाव को नियंत्रित किया और सू यंगक्सू को पीछे वाले हॉल में ले आया। सू यंगक्सू ने साधारण और सादी चाय की मेज की धूल साफ की और पाया कि उसकी लकड़ी पुरानी थी। वह चाय बनाने के लिए समय का इंतजार कर रही थी, तभी गहरे हरे रंग की पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसने सू यंगक्सू की तरफ सम्मानपूर्वक हाथ बढ़ाया। मुझे नहीं पता था कि मिस आ गई हैं। आपको नज़रअंदाज करना मेरी गलती है। सू यंगक्सू ने अपनी कांच जैसी आंखों से उसकी ओर देखा जो संदेह से भरी थीं। उस आदमी ने तुरंत कहा, मेरा उपनाम क्यूई है और मैं मेडिकल सेंटर का प्रबंधन कर रहा हूँ। मैं यहाँ मैनेजर हूँ। मैनेजर क्यू, मैं अपनी माँ के लिए मेडिकल सेंटर संभालूंगी। अब से मैं इस जगह की मालिक बनूंगी। सू यंगक्सू ने चाय के प्याले का ढक्कन तौला। उसका स्वर शांत था, लेकिन उसमें एक दबंग आभा प्रकट हो रही थी। मैनेजर क्यू ने हंसते हुए कहा, मिस, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेडिकल सेंटर को संभालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे सेंटर की आय बहुत कम है। मुझे डर है कि यह आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप नाराज़ नहीं होंगी। मैनेजर क्यूई ने कई सालों तक मेडिकल सेंटर का प्रबंधन किया था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि सू यंगक्सू मार्क्विस मैनर की पहली बेटी थी। वह मेडिकल सेंटर में शायद इसलिए आई थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन वे ज़्यादा नहीं कमाते थे, इसलिए उसे यह बात स्पष्ट करनी पड़ी। पैसे कमाने के अलावा मेडिकल सेंटर को प्रतिष्ठा भी अर्जित करनी होती है। इसे धीरे धीरे चलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे मेरे तरीके से चलाएं। मैं सभी लाभ और हानि वहन करूंगा। सू यंगक्सू बहुत दबंग थी। मिस, यह अच्छी बात है कि आप आश्वस्त हैं। मैनेजर क्यू ऊपर से मुस्कुराया, लेकिन उसे अपने दिल में सू यंगक्सू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सू यंगक्सू डरपोक और कायर थी। एक बेवकूफ़ के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पूरे जियांगडू शहर में फैल गई थी। क्या उसे चिकित्सा का भी ज्ञान था? वह चिकित्सा केंद्र को कितनी अच्छी तरह से संभाल सकती थी? हो सकता है कि अंत में उसे अपनी जमीन और दुकान भी खोनी पड़े। सू यंगक्सू ने सिर हिलाया और चली गई। मैनेजर क्यू के पीछे बैठे क्लर्क ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या वह वही बेवकूफ़ नहीं है, सबसे बड़ी युवा मिस? उसने मेडिकल सेंटर पर कब्जा करने की भी हिम्मत की। टीएस्क, उसे रहने दो। आखिरकार बूढ़ा मालिक चला गया है और इस मेडिकल सेंटर में कुछ भी नहीं बचा है। मैनेजर क्यू ने आह भरी। 20 साल पहले टोंगचांग मेडिकल सेंटर पूरे ग्रेट चेंग राजवंश में खुला था और यह बहुत प्रसिद्ध था। अब जब यह इस हद तक गिर गया है तो किसी ने इसे पुनर्जीवित नहीं किया है। यह इसके दिनों का अंत भी था। मैनेजर क्यूई, सू यंगक्सू के अचानक वापस आने से मैनेजर क्यू और क्लर्क घबरा गए। मैनेजर क्यू को याद आया कि सू यंगक्सू ने अभी उनसे पैसे नहीं मांगे थे, इसलिए उसने जल्दी से काउंटर पर बचे हुए दर्जनों टैल चांदी के सिक्के निकाले। मिस, दुकान में इतनी ही चांदी है, आप ये सब ले सकती हैं। सू यंगक्सू ने उसके हाथों में कुछ चांदी की सिल्लियां देखीं और अपना सिर हिलाया। उसने काउंटर पर कुछ दवाइयां रखीं। आपकी तिल्ली कमज़ोर है और अंदरूनी कमी है। आपके पैरों में कई सालों से गठिया की समस्या है। ये दवा आपको ठीक होने में मदद कर सकती है, इसे ले लो। इतना कहकर वह चली गई। मैनेजर क्यू हैरानी से उसकी ओर देखता रहा। उसने दवा खोली और सूंघा। वह पलटा और चौंककर क्लर्क से पूछा, क्या मैंने गलत सुना? अभी अभी वह मेरी बीमारी के बारे में सही कह रही थी। तुमने मुझे दवा भी लिखी है? नहीं, लेकिन उसने तो आपकी नब्ज भी नहीं देखी, तो उसे कैसे पता चला? उसकी मेडिकल स्किल्स बहुत बढ़िया हैं। क्लर्क भी दंग रह गया। मैनेजर क्यू को अचानक अपने पुराने मालिक की याद आ गई। सू यंगक्सू के मन में लिटिल जिनसेंग फिर से इधर उधर भागने लगा। वह तुमसे बहुत घृणा करता है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। सू यंगक्सू ने ऐसा नहीं सोचा। अगर कोई और हो तो कोई बात नहीं।
चूंकि मुझे मेडिकल सेंटर की देखभाल के लिए उसकी ज़रूरत है, इसलिए मुझे उसे अपनी क्षमता बतानी होगी। ओह ओह ओह, इंसान कितने परेशान करने वाले होते हैं। तुम उसे क्यों नहीं बताते कि तुम दवा जानते हो और तुम्हारे पास मेडिसिन किंग वैली से इतनी बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां हैं। लिटिल जिनसेंग की तीखी आवाज़ में तिरस्कार भरा हुआ था। किसी व्यक्ति की प्रतिभा दूसरों की ईर्ष्या को जगाती है। मजबूत बनने से पहले उसे बहुत ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहिए। सू यंगक्सू की मनस्थिति बहुत शांत हो गई। उसने अपने पिछले जीवन में बहुत सारे सबक सीखे थे, इसलिए उसे दीर्घकालिक योजना बनानी पड़ी। जैसे ही वह आंगन में लौटी, वह अभी भी सोच रही थी कि चिकित्सा केंद्र का प्रबंधन कैसे किया जाए। आंगन में लोगों का एक समूह खड़ा था। जब उन्होंने उसे देखा तो वे सभी सम्मानपूर्वक झुके और एक स्वर में पुकारे, नमस्कार, सबसे बड़ी युवा मिस। सू यंगक्सू ने भौहें सिकोड़ी। जीलान भागकर बाहर आया और उसके कान में फुसफुसाया, मिस, ये सब मार्क्विस ने भेजे हैं। उन्होंने कहा कि वे हमारे आंगन में नौकरों को जोड़ रहे हैं। सू यंगक्सू ने चारों ओर देखा। आंगन में 3 नौकरानियां, 3 बूढ़ी औरतें और 4 नौकर खड़े थे। वे साफ सुथरे और व्यवस्थित दिख रहे थे, लेकिन वह उनमें से किसी के चेहरे से परिचित नहीं थी। वे सभी सू डिंगहेन के आदमी थे। सतह पर तो ऐसा लगता है कि उसके पिता ने उसे इसका उपयोग करने देने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन वास्तव में यह उस पर निगरानी रखने के लिए था, है ना? सू यंगक्सू ने ठंडे स्वर में डांटा, तुम सब चले जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वह घर में चली गई और दर्जन भर लोग एक साथ आंगन में घुटनों के बल बैठ गए। युवा नौकरानी युआन जियांग, जो नेता थी, ने कहा, जब मार्क्विस ने हमें यहाँ भेजा था तो उन्होंने निर्देश दिया था कि अगर यंग मिस हमें स्वीकार करने से इनकार करती है तो इसका मतलब होगा कि आप हमें नापसंद करते हैं क्योंकि हम आपकी सेवा करना नहीं जानते। कृपया हमें सजा दें। सू यंगक्सुए ने उनकी उपेक्षा की और उन्हें घुटने टेकने दिया। घर में घुसते ही जीलान ने अपने होंठ काटे। मिस, ये ठीक नहीं है। क्या होगा अगर खबर फैल गई और इससे आपकी प्रतिष्ठा खराब हो गई? क्या मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की ज़रूरत है? सू यंगक्सू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने सिर्फ इतना सोचा, हालांकि इन लोगों का यहाँ रहना असंभव नहीं है। देखते हैं कि उनके मालिक मेरे साथ क्या चाल चलना चाहते हैं। 2 घंटे बाद उन्हें खड़े होने के लिए कहो और मैं उन्हें रहने देने के लिए सहमत हूँ। हालांकि उन्हें अपने मालिक के प्रति वफादार रहना होगा और उन्हें मेरे बेडरूम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। झीलन को लगा कि यह एक अच्छा विचार है, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा सू यंगक्सू ने कहा था। उसने लोगों के इस समूह को 2 घंटे तक घुटनों के बल बैठाए रखा। 2 घंटे बाद युआन जियांग और बाकी लोगों को बुलाया गया। जीलान ने उन्हें एक सरल व्याख्यान दिया और उन्हें अपने अपने काम पर जाने दिया। उनके घुटने सूजे हुए और दर्दनाक थे, इसलिए वे मुश्किल से अपना काम खत्म कर पाए और बिस्तर पर वापस आ पाए। सनसेट कोर्ट में सू योरू को कोई खबर नहीं मिली। युआन रुओ ने कहा, सू यंगक्सू वाकई निर्दयी है। उसने उन्हें काम पर वापस जाने से पहले 2 घंटे तक घुटनों के बल बैठाए रखा। वे सभी इतने थके हुए थे कि उनमें आपसे मिलने आने की भी ताकत नहीं थी। मिस, हमें आज कुछ नहीं मिला।